तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। आज हम इस नई वीडियो में शुरू करेंगे अपना सेल चैप्टर, जिसकी वजह से हम बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिल्स के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में जानेंगे, एज वेल डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिल्स के बारे में जानेंगे। एक नई शुरुआत करेंगे विद ग्रेट एक्साइटमेंट एंड एनर्जेटिक फैक्टर्स के साथ। जल्दी शुरू करते हैं। अगर आपने इसे शेयर नहीं किया वीडियो को, जल्दी से शेयर कर दीजिए और तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर देना। सबकी बोलने की आदत होती है, बिकॉज अगर हम इतनी मेहनत करें तो आप भी इतनी मेहनत करोगे, और आप इतनी मेहनत करोगे तो हम भी आपके लिए मेहनत करने के लिए बैठे हैं। तो आप प्लीज़ रेडी है ना हमेशा अपने लाइक बटन के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, सो डेट कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रहे कि हम अच्छे से अच्छे काम करें। हम दोनों को मिलेगी ना मोटिवेशन, हमारी फैमिली साथ साथ जुड़ेगी। तो आपका भी चैनल है, मेरा भी चैनल है, तो हम सब मिलकर ग्रो करेंगे, है ना। चलो लेट्स ग्रो एंड लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स गो। ओके दिस ओके। तो व्हाट इज सेल? अगर हम बात करें सेल के इंट्रोडक्शन की, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वी ऑब्जर्व अराउंड अस रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। हमारे आसपास जितने भी हम अगर हम ऑर्गेनिज्म देखें तो हमारे पास कुछ माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म भी है, माइक्रोस्कोपिक जिसे हम कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, और जाइंट ऑर्गेनिज्म भी है जिसे हम कहते हैं एलिफेंट आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो अगर हम देखें एलिफेंट को, या मुझे देखें, या फिर आपको देखें, या फिर किसी को भी देखें, या फिर माइक्रोब्स हैं हमारे स्टमक के अंदर डिसीजेज हो जाते हैं, उन डिसीजेज को देखें, या फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को देखें, या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देखें, तो सारे के सारे किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। फ़र्क उतना होता है कि अगर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है तो हम बैक्टीरिया के एग्जाम्पल ले लेते हैं, और अगर जाइंट ऑर्गेनिज्म है तो उसमें हम एलिफेंट के एग्जाम्पल ले लेते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो कुछ होते हैं वो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं, जिसका नाम होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वाइल जो अदर्स होते हैं लाइक दे आर कंपोज्ड ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, वो काफ़ी सारे सेल्स को कंबाइन करके मिले होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, जिसे हम कहते हैं यूकारियोटिक सेल्स या फिर मल्टीसेलुलर सेल्स। व्हाट इज अ सेल? सेल होता क्या है बेसिकली? आप कहोगे इतने हम बोल तो रहे हैं सेल, सेल होता क्या है? तो सेल एक स्मॉलेस्ट एंटिटी है हमारे बायोलॉजी फील्ड में, डेट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना जानती है। वो इंडिपेंडेंटली किसी और के बिना भी, किसी और के एसोसिएशन के बिना भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना जानती है। एंड कैरी आउट ऑल लिविंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ, और सारे के सारे एसेंशियल फंक्शनिंग कर सकती है ऑफ लाइफ। सारे के सारे फंक्शनिंग को वो क्या कर सकती है? इजली ऑब्टेन कर सकती है। और जितने भी फंक्शन होते हैं लाइफ में, लाइफ फंक्शंस, वो सारी की सारी क्या करती है? अडेप्ट करती है। सेल होता है दस जो सेल है वो एक फंक्शनल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने बेसिकली 1635 से 1703 उनकी बर्थ ईयर था। उन्होंने क्या किया? फर्स्ट ऑब्जर्व किया 1665 में टू ऑब्जर्व सेल इन अ कॉर्क। उन्होंने एक कॉर्क ली, कॉर्क होती है ना हमारे जो बॉटल्स के ऊपर लगी हुई होती है, वो कॉर्क ली, और कॉर्क को लेके उन्होंने उसके अंदर के जो वो पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर के जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप से अच्छे से नोटिस किया, ऑब्जर्व किया। तो बेसिकली उन्होंने क्या पाया कि उसके अंदर कंपार्टमेंट्स फ्रॉम हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, डेट आर सेपरेटेड फ्रॉम वॉल टू वॉल। उसे क्या बोला गया? सेल बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि पुराने टाइम पे जब हम देखते हैं जैसे जेल होती है, प्रिजन होता है, या फिर कोई भी रूम होता है, तो एक रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम, तो एक के बाद एक आता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? हम सेल बोलते हैं। सेल मतलब सुना होगा आपने, सेंट्रल रिसर्च सेल, लेबोरेटरी सेल्स, रिसर्च सेल्स, और साइंटिफिक सेल्स, या प्रिजन सेल्स, या फिर इन्वेस्टिगेशन सेल्स, तो या फिर साइबर सेल्स। तो सेल मतलब एक पर्टिकुलर रूम जिसमें वो काम किया जाता है। तो ऐसा होता है कि इसे उन्होंने एक रूम के साथ कंपेयर कर लिया था, और उसके अंदर के जितने भी इक्विपमेंट्स थे उसे उन्होंने एक पर्सन की तरह या फिर उन लोगों की तरह काम करने के लिए बोल दिया था, जो लोग अपने किसी पर्टिकुलर कमांड के ऊपर काम करते हैं। एंटोन और बाद में उनको पता चला, उन्होंने पहले उसका नाम सेल दे दिया, लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये तो सेल वॉल है जिसको एनक्लोज किया हुआ है बाय डेड प्रोटोप्लास्ट। एक डेड प्रोटोप्लास्ट होता है, उसको बाहर से सेल वॉल ने क्या किया हुआ है? एनक्लोज किया हुआ है। मतलब कि ये हमारी सेल वॉल है, और इसके अंदर का जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा डेड प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट डेड हो चुका है, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो अंदर से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, क्लोजली पैक्ड होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो इजीली रेप्लिकेट नहीं कर पाती। रेप्लिकेट इन द सेंस सेल डिवीजन ठीक से नहीं हो पाती। अब आप कहोगे कि सेल वॉल तो प्लांट्स में भी होती है, आप कहोगे अभी क्योंकि ये नया चैप्टर है आपके लिए, तो अगर आप नहीं कह पाओगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत तो उनको आइडिया होगा कि प्लांट सेल्स के अंदर भी सेल वॉल होती है, लेकिन उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एसेंशियली प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो वो डेड होगा, और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होगी तो एक पर्टिकुलर साइटोप्लाज्मिक जंक्शन होते हैं उनके बीच में, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। उसकी वजह से क्या होता है? एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज और एयर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल होता है वो ईजिली अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन कर पाता है। ठीक है। एंटोन लियोनोव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली ऑब्जर्व किया सेल को, और वो था एक लिविंग सेल, डिस्क्राइब एंड स्केच अ लिविंग सेल। उन्होंने एक फ्री लिविंग सेल का स्केच बनाया और सबको बताया कि ऐसा दिखता है फ्री लिविंग सेल।
ही ऑब्जर्व बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, रेड ब्लड सेल्स एटसेट्रा। उन्होंने काफ़ी तरह के सेल्स नोटिस किए, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, स्पर्मेटोजोआ यानी कि हमारे अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो हुआ, हमारे अंदर जो आरबीसीज होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है वो हो गया ब्लड के अंदर, है ना, एग्जाम्पल हो गए ये सब। अब रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 में डिस्कवर किए थे द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ ऑर्चिड रूट्स। उन्होंने ऑर्चिड रूट्स जो थी उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस की स्टडी की, न्यूक्लियस को फाउंड किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और उसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन था उसको स्टडी किया, 1831 में किया गया। एक इन्वेंशन हुई थी माइक्रोस्कोप की एंड इट्स ग्रेजुअल इम्प्रोविजन रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल। जो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई तो उसने सेल का पूरा स्ट्रक्चर की क्या किया, 3D व्यू दे दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि पूरा का पूरा सेल इजीली स्ट्रक्चरल व्यू में क्या हुआ, प्रेजेंट हो गया। लियोन हुक इज कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, और क्योंकि लियोन हुक ने क्या किया था, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, तो उसे फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं उन्हें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय मैक्स क्नोल एंड अर्नेस्ट रस्का। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हम जो बात कर रहे थे वो लाइट माइक्रोस्कोप की थी, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था उसे इन्वेंट किया गया था मैक्स क्नोल एंड अर्नेस्ट रस्का ने 1931 में। उसके 10 साल, अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है तो आई एम रियली सॉरी, लाइट चली गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने चैप्टर पर फोकस कीजिए, आप अपने PDF पे फोकस कीजिए, आपको मेरे को फोकस करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी डिस्प्ले पे एक PDF शो हो रही है, उस पर आप ध्यान से पढ़िए लाइन्स को। हम अभी थर्ड पैराग्राफ है, 8.1 के थर्ड पैराग्राफ पे लास्ट लाइन पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय मैक्स क्नोल एंड अर्नेस्ट रस्का इन 1931। उसके 100 साल बाद, रॉबर्ट ब्राउन की डिस्कवरी के 100 साल बाद एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, जिसे डिस्कवर किया था मैक्स क्नोल एंड अर्नेस्ट रस्का ने। अब डिस्कवर करेंगे हम सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी को डिस्कवर करेंगे। डिस्कवर मतलब डिस्कवर, एक पर्टिकुलर चीज़ से कवर हटाना, सेल थ्योरी हम उसके बारे में जानेंगे। 1838 में एक साइंटिस्ट थे मैथियस शेरिडन, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था ऑल प्लांट्स को, और उन्होंने बेसिकली बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी की, आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। उन्होंने ये शो किया कि जो प्लांट्स है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, और सेल और सेल जब कंबाइन करते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं प्लांट का। और वहीं पे एक और साइंटिस्ट थे ऑल्टरनेट में और पैरेलल में, थियोडोर श्वेन, जो 1838 में एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली डिस्कवर किया कि एनिमल सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो थिन मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती है। और शेरिडन ने बताया कि जो प्लांट सेल के अंदर ना सेल्स होते हैं जो कि टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं बाय कंबाइनिंग देमसेल्फ। एंड based on Schwann's study of plant cells, he concluded that in the presence of cell wall is a unique character of plant cells। इन्होंने जब स्टडी की सेल वॉल की तो उन्होंने ये पाया कि जो सेल वॉल है वो एक यूनिक कैरेक्टर है ऑफ प्लांट सेल। ही प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी कि जो प्लांट की बॉडी होती है और एनिमल की बॉडी होती है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई होती है। शेरिडन एंड श्वेन टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। शेरिडन एंड श्वेन जो थे उन्होंने टुगेदर फॉर्मुलेटेड की थी, सेल थ्योरी को फॉर्मेशन की थी, बट उनके ऊपर एक क्वेश्चन राइज किया कि सेल की ओरिजिन क्या है, वो ये नहीं समझा पाए थे। उनका एक लिमिटेशन था, ड्रॉबैक था कि वो ये नहीं बता पाए थे कि जो सेल की ओरिजिनेशन है वो क्या है, सेल आया कहाँ से, ये नहीं बता पाए थे। तो हुआ क्या कि रुडोल्फ वर्च्यू जब आए उन्होंने ये एक्सप्लेन किया 1855 में कि जो उन्होंने किया कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, यानी कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। उन्होंने ये बताया कि जो सेल की थ्योरी है या फिर सेल की ओरिजिनेशन है वो और कहीं से नहीं, सेल के अंदर से होती है। सेल अपनी माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू, अपने बाइनरी फिजन या फ्यूजन के थ्रू दो या दो से ज़्यादा सेल जब कंबाइन करते हैं तो एक सेल बनता है, या फिर जब एक सेल दो में टूट जाता है तो फिर दो सेल्स की फॉर्मेशन होती है, टू डॉटर न्यूक्लियस की, और फिर बाद में जाके वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है। तो उससे मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को एंड गिव अ फाइनल शेप टू इट, जहाँ पे बाद में मैथियस शेरिडन, थियोडोर श्वेन और रुडोल्फ वर्च्यू को साथ में नोबेल प्राइज़ मिला गया। फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी क्या थे, इसे कंबाइन करते हैं, समअप करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। हमने सेकंड पैराग्राफ लास्ट टाइम में बात की कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ऑल सेल, अब सेकंड पॉइंट पे, ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वायरस आर द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी एज दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें तो हमने थर्ड पैराग्राफ लास्ट टाइम में बात की ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जिसमें हमने बात की द न्यू सेल्स आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका ये मतलब है कि जो जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। इसका बेस्ट एक्सेप्शन है, बायोलॉजी में भी एक्सेप्शन होते हैं, इसका बेस्ट एक्सेप्शन है वायरस। वायरस एक ऐसा एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के लिए क्योंकि उसमें ना तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है ना और कुछ, वो एक आरएनए कंस्ट्रक्टिव वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आरएनए और प्रोटीन कोट होता है, बट इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, ना तो मल्टी सेलुलर होता है ना ये यूनिसेलुलर होता है, तभी इसे वो पर्टिकुलर किंगडम में जगह भी नहीं मिली थी। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड ओवरव्यू ऑफ द सेल की अगर हम बात करें तो सेल के पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस यानी कि एक डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर इनसाइड द सेल एक डेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल।
न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का और जेनेटिक हाउस ऑफ द सेल भी होता है। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इन न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स होते हैं और उनके अंदर डीएनए होता है। आप ये समझो कि अगर आप एक रबर बैंड लोगे, एक रबर बैंड लो, एक रबर बैंड को आपने जब खोल दिया तो वो एक जीन है, आपने उसे और थोड़ा सा कंडेंस किया डबल हेलिक्स फॉर्म में, ऐसे डबल हेलिक्स फॉर्म में कंबाइन किया, ऐसे डबल हेलिक्स फॉर्म में कंबाइन किया तो वो हो गया डीएनए, और फिर उसे और ज़्यादा कंबाइन कर दिया तो वो हो गया क्रोमोसोम। ठीक है। सेल्स डेट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर आर कॉल्ड यूकारियोटिक सेल्स। यूकारियोटिक सेल और प्रोकारियोटिक सेल में बहुत अच्छा डिफरेंस आता है। प्रोकारियोटिक सेल में जो प्रोकारियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास सिर्फ न्यूक्लियोइड होता है। यूकारियोटिक की बात करें तो उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकारियोटिक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकारियोटिक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकारियोटिक जो होते हैं उनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियर वो बात हो चुकी है। प्रिमिटिव प्रोकारियोटिक के पास राइबोसोम 70S होते हैं और यूकारियोटिक के पास 80S होते हैं। अभी हम जानेंगे, इस समय आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ चैप्टर का, सो दैट कि आपको इजी लगे। वेयर सेल डेट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियस बाउंड मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियर होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए मटेरियल होता है, उसे हम बोलेंगे प्रोकारियोट। और जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड प्योरली पैक्ड होता है वो यूकारियोट। अब ऐसे समझ लो कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो वो पैकिंग नहीं करा पाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि उसको वो सिंपल चीज़ ऐसी की ऐसी ही मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है या फिर किसी के पास पैसे हैं, इनफ इतने पैसे हैं, तो वो क्या कराएगा, अच्छे से पैकिंग कराएगा, अच्छे से मेम्ब्रेन पड़वाएगा, पैकिंग कराएगा, स्टिकर लगवाएगा, उस पर नाम लिखवाएगा, है ना, और उसे पैक करके देगा अच्छे से। तो होता ऐसा ही है। यूकारियोटिक के पास बिल्कुल एक मतलब बहुत इनफ पैसे हैं, बहुत इनफ इन द सेंस उसके पास एक इनफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस को फॉर्म करेगा। मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होएगी, न्यूक्लियोलस भी होएगा और न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल भी होएगा। बट अगर हम बात करें प्रोकारियोटिक की तो उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, जिसकी वजह से उसके अंदर सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होगा, न्यूक्लियोइड, बाहर का सब कुछ नहीं होएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होएगी, न्यूक्लियोलस नहीं होएगा। तो हम पढ़ेंगे अभी उसके बारे में। इन बोथ प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। आपने देखा ना, पानी होता है, ग्लास होता है, ग्लास के अंदर पानी होता है, तो वो जो ग्लास है हमारा वो सेल है और उसके अंदर जो पानी है वो साइटोप्लाज्म है। यानी कि आप एक स्विमिंग पूल में बैठे हो और आपके आसपास पानी ही पानी है, तो आप समझो कि आप उसके ऑर्गेनली हो। ऑर्गेनली मतलब उसके अंदर का कंपोनेंट, और उसका आपको बोल दिया जाए कि आप एनर्जी प्रोडक्शन करो, आप लोकोमोशन करो, आप डाइजेशन करो, आप एक्सक्रीशन करो। कैसे करोगे, आपको चाहिए ना कुछ, बस वही होता है सेल के अंदर भी। डिफरेंट ऑर्गेनलीज को ही बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल होता है वो। हम पढ़ेंगे अभी इसके बारे में, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है। एक स्विमिंग पूल के अंदर आप बैठे हो, वो स्विमिंग पूल एक सेल है, उसके अंदर का जो पानी है वो एक साइटोप्लाज्म है, और आप जो हो वो एक ऑर्गेनली हो। तो ऑर्गेनली उसके साइटोप्लाज्म में होता है। आप कुछ भी रिलीज करोगे, सेक्रेट करोगे, कुछ भी एब्जॉर्ब करोगे, वो थ्रू साइटोप्लाज्म होगा। और अगर हम प्रोटोप्लाज्म बोलें तो कुछ नहीं है, वो भी न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। बाहर का जो साइटोप्लाज्म है, सेल, साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स उसका फ्लूइड स्ट्रक्चर। तो सेल का जो फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का जो फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म। जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कंबाइन करें तो वो बनता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो मीन्स सेल का पर्टिकुलर प्रोमिटिव पार्ट। ठीक है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। अगर हम प्लांट सेल्स लें या फिर एनिमल सेल्स लें, जो साइटोप्लाज्म होता है वो उसका मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ का। बिसाइड द न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, द यूकारियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स। उसके 100 साल बाद अगर हम बात करें, बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकारियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको बता दिया है कि ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, और उसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनलीज। मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हैं इसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनली होता है इसका, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक, जिसे हम गोल्गी अपरेटस भी बोल सकते हैं, गोल्गी बॉडीज भी बोल सकते हैं, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रो बॉडीज होती हैं, वैक्यूल्स होते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, बट प्रोकारियोटिक्स के अंदर ये एब्सेंट होती है। डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। जो सेल ऑर्गेनली होता है वो, जैसे मैंने आपको बताया स्विमिंग पूल का एग्जांपल, वो आप उसके अंदर ही होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होता है। वेरियस स्टेट में होता है, वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर रिएक्शन हो रही होती है, केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। कभी कुछ प्रोड्यूस हो रहा होता है, कभी कुछ सेक्रेट हो रहा होता है, कभी कुछ यूज़ हो रहा होता है। उसमें क्या हो रहा होता है, एक लिविंग स्टेट मेंटेन करनी पड़ती है सेल को, अपनी कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती रहती है। राइबोसोम्स आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली फाउंड इन ऑल सेल्स। अब याद रखना, राइबोसोम एक ऐसा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ऐसा ऑर्गेनली जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, वो एक होता है राइबोसोम।
दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज फाउंड इन ऑल सेल्स, जिसे हम यूकारियोटिक भी बोल सकते हैं, प्रोकारियोटिक भी बोल सकते हैं। यूकारियोटिक में 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, आपको बस सुनना है आराम से, आप बस मुझे सुनते रहो। यूकारियोटिक में 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोकारियोटिक में 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अभी हम राइबोसोम पे जाएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू चल रहा है बस ये। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज कॉल्ड सेंट्रियोल्स। और अगर हम बात करें एनिमल सेल्स के अंदर, क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर तो दोनों होते हैं राइबोसोम्स, लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल के अंदर तो सेंट्रियोल्स आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज विच हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रियोल्स ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं जो सी फॉर सेंट्रियोल, सी फॉर सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, जो कि बेसिकली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेल्स के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। रेड ब्लड सेल्स राउंड और बाइकनकेव शेप का होता है, जैसे कि हम यहाँ देख ही सकते हैं, राउंड एंड बाइकनकेव होता है। बाइकनकेव मतलब अंदर की तरफ झुका हुआ, अंदर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो अमीबियोइड स्ट्रक्चर के होते हैं। अमीबियोइड मतलब उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, वो कैसी भी शेप कर लेते हैं एज पर द फैगोसाइटोसिस, वो कोई भी शेप एक्वायर कर लेते हैं, जैसा उनको शेप चाहिए होगी वो वैसी शेप एक्वायर कर लेंगे। जैसे आपने बचपन में खेले ना क्ले के साथ, क्ले को आप कैसे भी मारो वही शेप एक्वायर कर लेती है। पानी को आप किसी भी जार में रखो वो वैसी शेप एक्वायर कर लेगा। बस वैसे ही वाइट ब्लड सेल्स भी ऐसे सेल्स हैं जो कैसे भी शेप एक्वायर कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंटेनर, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेनर या फिर डिपेंडिंग अपॉन कि उसके जो क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स डिफेंस सोल्जर्स होते हैं ना हमारी बॉडी के, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वह एंडोसाइटोसिस करते हैं, यानी कि जो बाहर का जो वो है ना, बाहर का जो डिसीज़ है या फिर माइक्रोब है वो उसे खा लेते हैं। तो उसको खाने के लिए उनको जितनी एनर्जी है, जितनी स्पेस चाहिए होगी, वो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके उसे खा लेते हैं। कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग और नैरो होते हैं। बात से पता चल रहा है कोलम, कोलम मतलब ऐसे वर्टिकल होते हैं, और एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि लॉन्ग और नैरो होते हैं, जैसे चॉकलेट्स नहीं होती बड़ी बड़ी, बस वैसे होते हैं। नर्व सेल्स की अगर हम बात करें तो ये ब्रांच्ड और लॉन्गेस्ट है, याद रखना लॉन्गेस्ट है। लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो वो है ऑस्ट्रिच सेल, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन याद रखना इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर लॉन्गेस्ट पूछा है तो वो है नर्व सेल, और अगर लार्जेस्ट पूछा है तो वो है एग सेल। अब आप कहोगे सर इसमें दोनों का डिफरेंस क्या है, तो इसमें डिफरेंस ये है कि अगर हम लार्जेस्ट बोल रहे हैं तो वो बोल रहा है आकार में बड़ा, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं लॉन्ग तो वो बोल रहा है हाइट में बड़ा। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लंबे हो गए हो तो आप लंबे हो गए हो, यानी कि लॉन्ग हो चुके हो। अगर आपको बोला जाए कि आप लार्ज हो गए हो मतलब आप ऐसे फैल रहे हो ना, बड़ी लेफ्ट राइट दिशा में, हॉरिजॉन्टल में आप लार्ज बन रहे हो, मतलब कि आकार में बड़े हो चुके हो आप। ठीक है, सेल डिफर इन द शेप, साइज एंड एक्टिविटीज़। किसी भी सेल को देखो, जैसे कि आप ट्रैकिड्स को देखो आगे जाके, ये इलोंगेटेड शेप्स का होता है ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स में होता है। मीजोफिल सेल्स को देखें, ये राउंड और ओवल होते हैं जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेल होता है वो डिफरेंट होते हैं, मतलब शेप, साइज और एक्टिविटीज़ में डिफरेंट होते हैं। जिसका एक एग्जांपल की बात करें, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि जिसे हम PPLO भी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि स्मॉलेस्ट सेल है हमारे पूरे के पूरे किंगडम्स में, और जहाँ जितने भी एनिमल्स देखें सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, जिसका एग्जाम्पल है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि स्मॉलेस्ट सेल है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। और अगर बैक्टीरिया को देखें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर। और अगर हम एक लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, लार्जेस्ट में ध्यान से सुनो, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट क्या है नर्व सेल, लार्जेस्ट क्या है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग हमारे शतुरमुर्ग होते हैं ना, शतुरमुर्ग के अंडे को बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग, और ऑस्ट्रिच एग ना सबसे लार्जेस्ट होता है। अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर लॉन्गेस्ट, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। उनका जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम नर्व सेल की बात करें तो दीज आर द सम होता है लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट नर्व सेल, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग। कंफ्यूज मत होना इसमें, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, दे मे बी डिस्क लाइक पॉलीगनल, कोल्यूमिनल, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। मैंने आपको बताया ना, वाइट ब्लड सेल्स का अलग होता है, रेड ब्लड सेल्स का अलग होता है, कोल्यूमिनल का अलग होता है, क्योंकि उनके फंक्शंस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर डिफरेंट चेंजेस आ रहे होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल्स की अगर हम बात करें, प्रोकार्योटिक सेल्स को हम बैक्टीरिया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये किंगडम मोनेरा यानी कि प्रोकार्योटिक से होते हैं। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो ये भी प्रोकार्योटिक होता है। माइकोप्लाज्मा मतलब PPLO की बात कर रहे हैं हम, सबसे स्मॉलेस्ट सेल को बोलते हैं। PPLO मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन द यूकार्योटिक सेल। जो ये सेल होते हैं प्रोकार्योटिक सेल, वो कद में बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन द यूकार्योटिक सेल। और यूकार्योटिक सेल के कंपैरिजन में बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
दे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, वो अपनी शेप एंड साइज में बहुत जल्दी शेप एंड साइज में ग्रेटली वेरी करते हैं। कभी उनका शेप बहुत बड़ा हो जाता है, कभी उनकी शेप बहुत छोटी हो जाती है। यूकैरियोटिक्स की बड़ी होती है और प्रोकैरियोटिक की छोटी होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में कम जगह चाहिए होती है ना, ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल होते ही नहीं, तो कम जगह में काम चल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके अंदर सेक्रेटरी पाथवे, सिंथेटिक पाथवे, काइनेटिक एनर्जी पाथवे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग पाथवे और सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस सब होते हैं ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर हम बात करें इसके 4 बेसिक शेप बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया की 4 शेप्स होती है। एक होती है बैसिलियस, जिसे हम बोलते हैं रोड लाइक शेप, ये आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। बैसिलियस मतलब रोड लाइक शेप। कोकस, कोकस मतलब सी फॉर कोकस, सी फॉर स्फेरिकल, मतलब मेरे को पता है ये, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। सी फॉर कोकस, सी फॉर मतलब स्फेरिकल, स फॉर कोकस और सी फॉर स्फेरिकल। विब्रियो, विब्रियो मतलब कोमा, ये कोमा, कोमा शेप्ड होता है, कोमा जैसा होता है बैक्टीरिया। और स्पाइरलम की अगर हम बात करें, नाम में ही है स्पाइरल, स्पाइरलम, स्पाइरल, तो स्पाइरल शेप होती है। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल तो होती ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ऐसे 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 हिलती रहती है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। बट अगर हम बात करें उनके प्रोटेक्शन के लिए एक सेल वॉल भी होती है बाहर, जो बहुत रिजिड होती है, जो बिल्कुल भी नहीं हिलती, जिनके अंदर बीच बीच में ऐसे स्पेसेस होते हैं, ऐसे जिन्हें हम इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पेसेस बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, जिससे बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। मान लो ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ये क्या करते हैं, ऐसे इनके स्पेसेस के बीच में जाके ऐसे कंबाइन कर लेता है, ये कर लेता है, ये ठीक है, ये कंबाइन कर लेता है ऐसे, और 2 सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। फिर 2 सेल मिलकर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। जैसे पड़ोसी होते हैं ना, बस वैसे ही पड़ोसी सेल जो होते हैं इंटरसाइटोप्लाज्मिक जंक्शंस की वजह से प्लाज्मोडेस्माटा जिसे हम कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा मतलब ये दोनों के बीच में जो स्पेसेस होती है ना, मान लो ये 2 सेल कंबाइन किए, तो ये जो बीच में स्पेस है ना इसकी, इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जो सेल वॉल फॉर्म करती है इंटरसाइटोप्लाज्मिक जंक्शंस की वजह से। स्मॉलेस्ट सेल जिसे हम बोलें वो होता है माइकोप्लाज्मा। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म, ये हमने बात कर ली है कि साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। तो जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस यही पूछते हैं ज़्यादातर कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस बता दो। नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही होती है प्रोकैरियोट्स के पास। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए, इनके पास जीनोमिक डीएनए होता है, सिंगल क्रोमोसोम भी हो सकता है या फिर सर्कुलर डीएनए भी होता है। हम पढ़ेंगे अभी सर्कुलर डीएनए किसे कहते हैं। मैनी बैक्टीरिया हैव सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, उनके पास सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, यानी कि खुद रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट हो रहा होता है, और उनके पास सर्कुलर डीएनए होता है। उस डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। एक स्मॉलर डीएनए होता है, स्मॉलर, सर्कुलर, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग। ऑटोनोमस मतलब सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, और रेप्लिकेटिंग मीन्स रेप्लिकेट करना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे रेप्लिकेट करता रहता है। एंड दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। इन सर्कुलर डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड डीएनए के पास क्या होता है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं टू सच बैक्टीरिया, जैसे कि उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, उनके पास कोई ऑर्गेनल ही नहीं होता, लाइक द वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम्स। इनके पास राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के पास, जैसे कि 70s, 80s नहीं होते, 70s होती हैं, जिसकी सब यूनिट होती है, ध्यान से सुनना, जिसकी सब यूनिट होती है 50s प्लस 30s। आपको लग रहा होगा ना कि ये कैसा मैथ्स है, 50s 30s, 50s से 50s तो 80 बनाते हैं, फिर 70s कैसे बन गया। तो होता ये है कि ये जो होता है 50s होता है, ये होता है 30s, लेकिन ये जब कंबाइन करता है ना, तो इसका जो कुछ एरिया होता है, ये जो बीच का एरिया है ना, ये ना एक दूसरे के अंदर ना ऐसे लिंक हो जाता है, और लिंक होने की वजह से ना एक दोनों ना अपने अपने सर्फेसेस को थोड़ा बहुत ना डोनेट कर देते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से ना बीच बीच में से 5% कम हो जाता है, तो 80s के बजाय 70s बन जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। प्रोकैरियोटिक्स के पास ना थोड़ी सी इंक्लूजन होती है, मतलब बाहर निकली हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ी बाहर की आउटर कवरिंग्स होती हैं, आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फ्लेक्सिबल होती है, उसके अंदर से ना थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच निकला होता है, थोड़े थोड़े बाहर निकल रही होती है कुछ चीज़ें, उसे बोलते हैं इंक्लूजन। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है ना, जो बाहर निकली हुई होती है थोड़ी सी, उसे बोलते हैं मेसोसोम्स, जो कि एक प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है।
जो कि इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है, ऐसी ऐसी होती है, अंदर की तरफ फोल्डिंग्स होती है, मतलब ये देखो उंगलियां ऐसे ऐसे, ये सेल मेम्ब्रेन, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन है, तो ये बीच में जो ये बनी हुई है ना फोल्डिंग्स, इसे बोलते हैं मीजोसोम्स। ठीक है, मीजोसोम्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, और इसे प्रोकैरियोट्स में मिलती है। सेल एनवेलप की अगर हम बात करें, सेल एनवेलप प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल एनवेलप फॉर्म होता है। एनवेलप मतलब कवर। हम जैसे बारिश में से कार को बचाना हो, बारिश में हम उसे कवर डाल देते हैं ना उसके ऊपर, या फिर नोटबुक्स को फटने से बचाना हो तो उसके ऊपर कवर डाल देते हैं, बस ऐसा ही होता है कि मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास एक कवर होता है जिसे हम बोलते हैं एनवेलप, सेल एनवेलप। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड थ्री लेयर होती है सेल एनवेलप के पास, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 टाइप की लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, एक ही बात है। जो सेल वॉल होती है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और रिजिड होती है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, थिन और बहुत ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है इजीली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। आप जाके अगली वीडियो देखना है, इसमें से मैंने आपको सारा कुछ अच्छे से समझा रखे हैं। और तो और बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप। एनवेलप क्या होता है ना, पॉलीसैकेराइड से बनी हुई होती है। पॉलीसैकेराइड में ना ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं कि अगर हम उसको स्टेन करें ना, स्टेनिंग एजेंट्स आते हैं ना, जैसे ब्लू कलर का स्टेन आ गया, रेड कलर का स्टेन आ गया, तो अगर हम सेल पर डालें ना तो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनके अंदर रफ होती है। रफ मतलब मान लो ऐसी, और आपने उसमें स्टेन डाल दिया तो स्टेन उस पर जाके ऐसे अटक गया, तो उससे हुआ क्या कि उसके अंदर ना स्टेन हो जाता है। स्टेन मतलब दाग लग जाता है। अब आप कभी खाना खा रहे हो तो खाना खाते हुए कभी लग जाता है ना, कपड़े पे दाग लग जाता है, बस वैसे ही होता है कि हम जब ना उस पर्टिकुलर स्टेन पे, उस पर्टिकुलर ग्राम वो बैक्टीरिया पे हम जब स्टेन डालते हैं तो उससे होता क्या है कि उसके ना स्टेन ना उसके ना सेल वॉल पे लग जाता है, और सेल वॉल के साथ ना बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होता है वो जल्दी निकलता नहीं, निकलने की वजह से क्या होता है वो स्टेन पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हमें वो स्टेन दिखता है, और स्टेन की वजह से हमें वो बैक्टीरिया भी दिखता है, तो उसे हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये हमारे हैंस ग्राम सर में हैं, हैंस ग्राम सर ने ये किया था डिस्कवर, जिसकी वजह से उनका नाम ग्राम पे ही पड़ गया, ग्राम पॉजिटिव। और अगर ग्राम नेगेटिव है मतलब कि उसके पॉलीसैकेराइड बहुत स्मूथ है, और उस पॉलीसैकेराइड में ना इजीली बाइंडिंग नहीं होती, और बाइंडिंग ना होने की वजह से क्या होता है स्टेन रुकेगा नहीं, और रुकने की वजह से क्या होगा स्टेन ठीक से टिकेगा नहीं, और उसकी वजह से क्या होगा वो फैल जाएगा, और ठीक से हमें बैक्टीरिया नज़र नहीं आएगा कि वो कहाँ पे है, तो उसे बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। तो कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन द कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स की कंपोजिशन या थिकनेस बहुत ज़्यादा वेरी करती है, किसी में ग्लाइकोकैलिक्स बहुत ज़्यादा मोटा होता है, किसी में ग्लाइकोकैलिक्स बहुत ज़्यादा पतला होता है, उसमें लूज शीट भी हो जाती है। लूज शीट मतलब ग्लाइकोकैलिक्स किसी में बहुत पतली फॉर्म में होगा जिसे हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, और किसी में बहुत ज़्यादा मोटी लेयर में होगा जिसे हम बोलते हैं थिक और टफ, जिसे बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल इतनी ज़्यादा रिजिड होती है कि जैसी सेल वॉल होगी वैसी शेप बनेगी। आप करते हो ना कि बेसिकली जैसी शेप जैसे आप केक बना रहे हो और जिसमें आप डालोगे वैसी शेप बन जाएगी, बस वैसी होती है। सेल वॉल इतनी रिजिड होती है कि जिसमें भी आप डालोगे ना उसे, ये जिसमें भी आप प्लांट सेल को डालोगे, जिस सेल वॉल के आउटर लेयर मतलब जिस प्लांट सेल के आउटर लेयर पे सेल वॉल बनेगी ना, उसकी शेप वैसे ही बन जाएगी। सेल वॉल की प्लांट सेल की शेप ऐसी बन जाएगी। तो सेल वॉल जो है वो शेप भी डिटरमाइन करती है, एक स्ट्रक्चरल मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को, टूटने भी नहीं देती, बर्स्ट भी नहीं होने देती, कोलैप्स भी नहीं होने देती। जैसे होता है ना ये दीवारें होती हैं, इसमें सीमेंट लगा होता है, वो जल्दी टूटती भी नहीं, और घर के वही शेप प्रोवाइड करती है जितनी ईंटें होती हैं। तो बस वैसे ही जितनी ईंटें होएगी घर को भी वही शेप मिलेगी, बस वैसे ही जितनी सेल वॉल फॉर्म होगी उसी के बेस पे सेल वॉल को भी एक शेप मिल जाएगी। तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो फ्लेक्सिबल सी या थिन है, और वो सिलेक्टिव यानी कि कुछ ही पार्टिकल्स को अपने अंदर आने देती है या बाहर जाने देती है, सिलेक्टिव होती है बहुत ज़्यादा। ये वही डिसाइड करेगी कि कौन सा पार्टिकल अंदर आएगा और कौन सा पार्टिकल बाहर जाएगा, ये उसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि कौन सा पार्टिकल बाहर से अंदर आएगा और कौन सा अंदर से बाहर आएगा। हर कोई भी नहीं जा सकता कि मन आया तो बाहर चला गया, नहीं, वो सेल वॉल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी, सेल मेम्ब्रेन, कि कौन सा मटेरियल बाहर जाएगा और कौन सा अंदर रहेगा। वो अगली वीडियो देखना, पता चल जाएगा। अ स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम। लास्ट में पता कर लेना, इसके इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लग जाएगी, आप इस जाके जरूर देखना। A special membranous structure is a mesosome which is formed by the extensions of plasma membrane into the soil. स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है जिसे इनफोल्डिंग बोलते हैं, जो ऐसी शेप का होता है, ऐसी शेप का, जिसे हम बोलते हैं मेसोसोम। जो स्ट्रक्चर जो सरफेस एरिया होता है उसे बड़ा करता है।
जिसकी कुछ ना बाहर की एक्सटेंशन होती है, बाहर की निकली होती है एक्सटेंशन, जिसे हम बोलते हैं वेसिकल्स, ट्यूबल्स और लैमिले। क्या मतलब, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह और ये प्रोटीन्स वगैरह फॉर्म करने में, ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स में हेल्प करती है। मतलब जब वो बीच में से टूटती है ना तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसके अंदर वो दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। मतलब अगर ऑक्सीजन को वो अंदर आने देगी तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक करेगा और उसके अंदर से CO2, H2 और ATP एनर्जी रिलीज होएगी। वो ATP एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया पे जाएगी और माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड करेगा कि उस ATP एनर्जी को किस कीमोसिंथेटिक पाथवे के थ्रू क्या करना है, हाइड्रोजन एनर्जी से क्या करना है, कन्वर्ट करके उसे यूज़ करना है। सेक्रीशन प्रोसेस, सेक्रीट के कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्रीट करता है कुछ, तो वो बाहर जाएगी सेल के या अंदर ही रहेगी, वो भी वो प्रोसेस करती है। मैंने आपको बताया ना कि जो सेल ऑर्गेनरी होती है वो सेक्रेट तो करते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर रहेंगी या अंदर रहेगी वो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मीजोसोम्स होते हैं वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्योंकि ये देखो ना उंगलियां बन गई ना, तो इस उंगलियों की वजह से क्या होता है कि ये बीच का जो सरफेस एरिया है ये बढ़ गया। उस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, वो इजीली इंटरेक्ट कर पाती है बाकी सेल्स की वजह से, सेल्स के साथ, ठीक है। और तो और एंजाइमेटिक कंटेंट के साथ भी वो डील करती है। मतलब एंजाइम स्टोरेज के लिए अगर कुछ एंजाइम अंदर ज़्यादा हो गए तो वो सेल मेम्ब्रेन के पास भेज देती है। उस एंजाइम को सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, अपने बचा के रख देती है उसे। जो ये सेल का सरफेस है ना, इस पे सेल में जो एंजाइम्स हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसे बाहर भी नहीं जाने देती और अपने सरफेस पे उसको जमा करके रखती है। इन साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस की बात करें साइटोप्लाज्म में, उसे बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्रोमा मीन्स कलर और फोर्स मीन्स कुछ एक्सटेंशंस विच कंटेन पिगमेंट। तो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, कुछ बाहरी स्ट्रक्चर होता है जो बाहरी निकला होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट, जिनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो सेल को कलर प्रोवाइड करता है। वेदर वो ग्रीन कलर का होगा, वेदर वो ऑरेंज कलर का होगा या वेदर वो रेड कलर का होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर क्रोमेटोफोर्स कैसे हैं। बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें, बैक्टीरियल सेल मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। अगर बैक्टीरियल सेल मोटाइल हुआ तो वह थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फॉर्म करेगा सेल वॉल के, जिसे हम बोलते हैं फ्लैजेला। क्या होता है ना, बैक्टीरिया या तो मोटाइल होगा, मोटाइल मतलब चलता फिरता होएगा, ऐसे चलता फिरता होएगा, या तो नॉन मोटाइल होगा, एक ही जगह पे स्टिक होगा। स्टिक मतलब ये सरफेस है, इस पर अपने कांटों की तरह स्टिक हो गया, पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी अभी, ये जैसे स्टिक हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया ये इफ मोटाइल दे हैव फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। होता क्या है ना, आप समझो कि ये जो बैक्टीरिया है तो ये इसकी सेल वॉल है। अब सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के अंदर से क्या होता है, ध्यान रखना, सेल वॉल से कभी भी एक्सटेंशन फॉर्म नहीं होगी। एक्सटेंशन मतलब बाहर अगर कुछ निकल रहा हो ना तो वो सेल वॉल से कभी नहीं होएगा, वो हमेशा सेल मेम्ब्रेन से होएगा। सेल मेम्ब्रेन हमेशा थिन होती है और इलास्टिक होती है ना, तो वो ऐसे ऐसे निकलेगी और ये ऐसे निकल जाएगी। फ्लैजिला पूंछ होती है उसकी, वो पूंछ उसको ना ऐसे मोटिलिटी में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, ये ऐसे मूवमेंट में हेल्प करती है। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया के पास 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके पास कितने भी नंबर और अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला हो सकती है। चाहे वो ऐसे सामने हो, कहीं पे भी हो, वो डिपेंड करता है, अलग अलग बैक्टीरिया में डिपेंड करता है। बैक्टीरियल फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। उनकी जो पूंछ होती है, जो बैक्टीरिया की फ्लैजिला होती है, वो 3 पार्ट से कंपेयर होती है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट वो होता है जो बिल्कुल लास्ट का पार्ट होता है। मान लो ये बैक्टीरिया है और ये उसकी पूंछ है, ऐसे चल रहा है बैक्टीरिया, तो ये जो बाहर है ये फिलामेंट है। इसे जैसे हुक करते हैं ना, हम किसी भी चीज़ को हुक कर देते हैं, आपने कपड़े टांगे होंगे, हुक पर टांग देते हो ना कपड़े, बस वैसे ही ये हुक होता है जो बैक्टीरिया से लगा रहता है और उससे क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है उसकी। और बेसल बॉडी, इसके बीच की बॉडी को हम बेसल बॉडी बोलते हैं, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वो उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। पिली और फिम्ब्रे की अगर हम बात करें, दे आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। पिली और फिम्ब्रे जो होते हैं वो सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। जो पिली होते हैं वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स। पिली जो होते हैं वो ऐसे बड़े बड़े ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे पिलर जैसे होते हैं, ट्यूब होती है बड़ी बड़ी, जो स्पेशल प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। जहाँ अगर हम फिम्ब्रे की बात करें तो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, ठीक है।
फिम्ब्रे जो होता है वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होता है। ब्रिस्टल मतलब ब्रिसल्स, ब्रिसल्स मतलब ऐसे उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर होता है उनका। अब आप कहोगे कि आपने तो पिली में भी ऐसे ही बताया, मैंने पिली में क्या कहा है कि उसका ये होता है स्ट्रक्चर ट्यूब जैसा, ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होता है उसका, खड़े हुए होते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फिम्ब्रे की तो ऐसा उंगलियों जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब आप कहोगे कि वो तो फिम्ब्रे में, वो तो आप मीजोजोम में भी बताया आपने। फिम्ब्रे जो होता है ना, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर होते हैं जो ऐसे ऐसे काम करते हैं, हिल रहे होते हैं, बाल होते हैं ना हमारे, ये देखो ये बाल होते हैं ऐसे ऐसे हिल रहे होते हैं, ठीक है। फिम्ब्रे होते हैं ऐसे ही हैं उंगलियों जैसे, लेकिन ऐसे ऐसे होते हैं, जिसे आप लिखोगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे, और ये ऐसे हिल रहे होते हैं ऐसे, ठीक है। इन सब बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। जो फिम्ब्रे होते हैं ना, पिली, अगर हम पिली की बात करें तो अगर जो स्ट्रक्चर जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कि मेरा जो हाथ है वो तो लिविंग है, लेकिन अगर ये माउस है ये या फिर ये रिमोट है, इस रिमोट ये तो नॉन लिविंग है, तो क्या होता है पिली जो होते हैं ना वो कांटे होते हैं, स्पाइक्स कांटे होते हैं, और वो उससे क्या करते हैं ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है। ऐसे कांटा धंस जाता है ना इसके अंदर, कांटा धंस जाएगा और क्या होगा कि जो सेल है ना, जो बैक्टीरिया है वो उसे चिपक जाएगा, जिसकी वजह से हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। बट अगर हम फिम्ब्रे की बात करें तो फिम्ब्रे जो होते हैं वो लिविंग ऑब्जेक्ट से हम चिपकने में मदद करता है। जो बैक्टीरिया होता है ना, ये फिम्ब्रे है, फिम्ब्रे ऐसे चिपक जाएगा हमारे सेल मेम्ब्रेन से। मैंने आपको क्या बताया कि जो मीजोसोम्स होते हैं वो भी ऐसे शेप के होते हैं, और जो फिम्ब्रे होती है वो भी ऐसे शेप की होती है, ठीक है। तो होगा क्या, ये आएंगी, ये फिम्ब्रे है और ये मीजोसोम्स है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आएगी 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 और ऐसे चिपक जाएगी, ऐसे ऐसे चिपक जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारे स्किन के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। बट जब हम हैंड वॉश करते हैं कुछ करते हैं तो वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स हैं वो मीजल्स फॉर्मेशन करके सारे के सारे बैक्टीरिया को अपने साथ ले जाती है, जिसकी वजह से झाग बन जाती है और वो सारी के साथ निकल जाती है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो रॉक स्ट्रीम पे भी प्रेजेंट हो सकती है और होस्ट के टिश्यू पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मैं होस्ट हूँ, मेरे टिश्यू पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर रॉक पे भी। रॉक एक नॉन लिविंग है और टिश्यू जो है वो एक लिविंग है, ठीक है। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें, प्रोकार्योट्स के अंदर 70S होते हैं, जिसमें 50S और 30S सब यूनिट्स होती है। मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है वो दोनों कॉमन हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और 50 और 30 यानी कि 80 बनने के बजाय 70 बन जाते हैं, क्योंकि उनका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ होती है, प्रोटीन्स जहाँ बनते हैं वो राइबोसोम्स होते हैं। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म पॉलीराइबोसोम। एक mRNA होता है, M मतलब माइटोकॉन्ड्रियल RNA, जो मैसेंजर RNA, mRNA मतलब मैसेंजर RNA जो मैसेज कैरी करने में हेल्प करता है। तो RNA, ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर mRNA होता है ये ऐसा, और इससे जाके बाइंड कर जाते हैं, बहुत सारे बाइंड कर जाते हैं। बाइंड कर देंगे तो उससे होगा क्या कि जो पॉलीराइबोसोम बनेंगे या फिर पॉलीजोम्स बनेंगे, ठीक है। राइबोसोम ऑफ पॉलीजोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन, और mRNA जो होता है मैसेंजर RNA उसे प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। RNA का काम क्या होता है, प्रोटीन्स को कोड करना अमीनो एसिड्स के थ्रू, ठीक है। अमीनो एसिड्स, प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड्स की फॉर्म होती है, स्मॉल यूनिट, मतलब अगर आप प्रोटीन को तोड़ोगे तो बहुत सारे अमीनो एसिड बन जाएंगे, और 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अगर क्लियर हो जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। देखो रात का टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी आई एम रियली पैशनेट, मैं आपको ये करा दूँ चैप्टर अच्छे से, सो डैट कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकार्योटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन फ्री साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। रिजर्व मटेरियल जो होता है प्रोकार्योटिक सेल्स का वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, इंक्लूजन बॉडीज मतलब बड़े बड़े बबल्स होते हैं, और इन बबल्स के अंदर वो जो सब्सटेंस है वो बैठा होता है, ठीक है। बबल्स होते हैं और इस बबल के अंदर वो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ऐसा होता है इंक्लूजन बॉडीज। रिजर्व मटेरियल जो होता है प्रोकार्योटिक सेल्स का, वेदर वो ग्लाइकोजन हो, वेदर वो कोई भी सेक्रेटरी हो, वो क्या होते हैं इंक्लूजन बॉडीज, यानी कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स मतलब बबल्स, छोटे छोटे सर्कल जैसे बबल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है स्टोर हो जाता है, और उसको साथ ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। साइनोफिजन ग्रैन्यूल्स या ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, साइनोफिजन ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं या फिर ग्लाइकोजन स्टोरिंग ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो गैस वैक्यूल्स होते हैं जो गैस को स्टोर करते हैं, या फिर जो वैक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, जिनकी वैक्यूल्स की लेयर क्या होती है टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो उसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं जैसे, पर्पल बैक्टीरिया में भी हेल्प करते हैं, और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं। यूकारियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें, यूकारियोटिक सेल्स के अंदर
प्रोटिस्टा किंगडम, किंगडम है ये सारे के सारे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई, ये सब यूकारियोटिक सेल्स होते हैं। दीज सेल्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। जेनेटिक मटेरियल आर डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन। जो डीएनए मटेरियल होता है, जो डीएनए मटेरियल होता है सेल का, वो क्या होता है, मतलब डीएनए मटेरियल होता है सेल का, वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। द वेरियस सेल कंपोनेंट ऑफ यूकारियोटिक सेल्स आर डिस्क्राइब्ड हियर टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आप यहाँ पे एक सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हो जिसमें वेरियस ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि ये बाहर की जो सेल ये लेयर होगी ये सेल वॉल होगी, अंदर की जो लेयर है इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। बीच के जो आप ये कनेक्शंस देख रहे हो इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस। ये देखो प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक जंक्शंस को कनेक्ट करने में मदद करते हैं दो सेल्स के। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियर एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला होता है जो दो सेल्स को कंबाइन करने में मदद करता है। मतलब जैसे कि ये एक सेल हो गया, आप हो और आप एक पड़ोसी हैं, दोनों के जो घर हैं एक ही दीवार से कनेक्टेड है ना, बस वैसे ही होता है। वो जो एक दीवार है ना आप दोनों के बीच में कॉमन दीवार है, वो उसे बोलते हैं मिडल लैमेला, ठीक है। वैक्यूल, मिडल लैमेला, कॉमन सेल वॉल होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम, एक एक करके पढ़ेंगे अब इसका फंक्शन। माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्लाज्मोडेस्माटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ठीक है। अब हम जाके इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे, जल्दी कवर करते हैं, बस इसे 2 सेकंड लगेंगे। अब इसके बाद सेल मेम्ब्रेन, अब आप 2 सेकंड तो हो गए है ना, हम मजाक कर रहे हो। चलो, अर्लियर स्टडीज शो दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो अर्लियर स्टडीज और रिसर्च हुई हैं उससे पता चला है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड्स यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, जिसे हम लिपिड और प्रोटीन्स भी कहते हैं। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। जो फॉस्फोलिपिड्स होते ही हैं लेकिन इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की छोटी छोटी बबल्स होती हैं, ऐसी देखो, ऐसी होती है, ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल की छोटी छोटी लेयर। ये शुगर होगी, पेरिफेरल प्रोटीन्स होगी, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स होगी, और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगी लिपिड्स की फॉर्म में, ठीक है। और इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर ये होता है, ये देख सकते हो नहीं कोलेस्ट्रॉल, ये देखो अंदर छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कि बेसिकली जो डीएनए है या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे जमने नहीं देता, ठीक है। डीएनए के अंदर हेपेरिन होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि बेसिकली हमारी बॉडी को जमने नहीं देता ठंड के अंदर, तभी हमारी बॉडी शिवर करती है, ठीक है। Lipids are arranged parallelly within the membrane with the polar head towards outer side and hydrophobic tail towards inner side. लिपिड मेम्ब्रेन जो होती है वो ये ब्लू कलर की मेम्ब्रेन होती है, जो आप देख सकते हो। ये देखो, ये ब्लू कलर के बबल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये ब्लू कलर के बबल्स जो हैं यही लिपिड मेम्ब्रेन है। और ये जो है आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये सर्कल्स हैं और इसके नीचे आप ब्लैक कलर के धागे देखोगे, ब्लैक कलर के धागे हैं जो, इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। और ऊपर वाले जो सर्कल्स हैं इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। ये हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल मिलकर लिपिड बाइलेयर बनाते हैं। इसमें होता क्या है, जो ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है ना, ये ना पानी से डरती है, और जो ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है ये पानी से नहीं डरता। तो ये तो मज़े से ऊपर तैर रहा होता है, लेकिन ये जो डरती है इसे पानी के अंदर बार बार हम लेके जाते हैं ताकि ये इसका पानी का डर निकल जाए। तो ये ऊपर जो है ये हाइड्रोफिलिक हेड है, जिसको पानी से डर नहीं लगता, तो इसको तैरना है तो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। जिसे डर लगता है उसे हम बार बार पानी में डुबा रहे हैं ताकि क्या हो रहा है, इसका डर निकल जाए, ठीक है। आप इस ट्रिक से याद कर लो। Chemically, plasma membranes consist of 20 to 79% lipids. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास 20 to 80% लिपिड होते हैं, 20 to 70% प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसके पास 1 to 5%। अब आप और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आगे, जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना वही होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, एंड वाटर 20% होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं वो इंटीग्रल और पेरिफेरल दो तरह के होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो सरफेस पर लाई करते हैं, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो उसके अंदर बरीड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं आइसबर्ग इन द ओशन ऑफ सी, ठीक है, ओशन ऑफ वाटर। ये देखो, ये आप देखो कि बाहर जो रेड कलर के धागे आ रहे हैं इसे बोलेंगे हम पेरिफेरल प्रोटीन्स। और अगर हम इसे बोलें, ये आपको पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है।
आप इसका एक बार स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेना। मैनी टाइप ऑफ मॉडल्स आर गिवन टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए। सबसे पहले इसमें लिखा नहीं हुआ, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सबसे पहले 1902 में आए थे 1902 में आए थे ओवरटन, जिन्होंने बताए थे कि जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन उनकी जो थ्योरी है वो उस टाइम पे इतनी वैलिड नहीं थी, तो इसलिए उनको मना कर दिया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में आए डैनियल एंड डेवसन मॉडल, यहाँ हम देख सकते हैं डैनियल एंड डेवसन मॉडल, जिन्होंने प्रपोज की फर्स्ट लैमिलर ट्राइलैमिलर मॉडल थ्योरी, जिसमें वो बता रहे थे 1935 में कि जो दे प्रपोज डेट सेल मेम्ब्रेन कंटेन 4 लेयर्स। उन्होंने क्या बोला कि सेल मेम्ब्रेन के पास 4 लेयर्स होती हैं, जो होती है 2 फॉस्फोलिपिड लेयर्स और 2 प्रोटीन लेयर्स। ठीक है, उन्होंने ऐसे समझा कि ये है एक 2 लेयर होती है, 2 प्रोटीन की और 2 लिपिड्स की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रॉबर्टसन मॉडल की। तो रॉबर्टसन मॉडल जो होता है वो 1959 में आया, जिसने डैनियल एंड डेवसन मॉडल की एक वो डेरिवेटिव बनाया। एक डैनियल मॉडल को ही उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई करके रिप्रेजेंट किया। लिपिड बाय लेयर, उन्होंने क्या बोला कि जो 2 हम सैंडविच खाएं ना, तो जो सैंडविच की 2 ब्रेड होती है ना, उन्होंने प्रोटीन की लेयर बोल दी, और एक जो बीच में लेयर होती है उसे लिपिड बाय लेयर बोल दिया। तो बोला क्या कि जो लिपिड बाय लेयर होती है ना, वो 2 लेयर ऑफ प्रोटीन को वो करती है, सैंडविच करती है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि उनकी जो थ्योरी थी वो एक्सेप्टेबल तो हुई, लेकिन उल्टी बोल दी उन्होंने गलती से, तो वो उसे बस एक स्टेटमेंट के रूप में ले लिया गया। एन इम्प्रूव मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो सबसे बेस्ट मॉडल आया था उसका वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में सिंगर एंड निकोलसन की तरफ से, जिसमें मॉडल का नाम दिया गया प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स, जिसे प्रोटीन आइसबर्ग भी बोलते हैं, इन अ सी ऑफ लिपिड्स। मतलब एक लिपिड से भरा हुआ समुद्र है और उसके अंदर आइसबर्ग यानी कि प्रोटीन जैसा आइसबर्ग है बहुत बड़ा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड, एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक और एंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड से बनती है, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जिसे हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी बोलते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं, और एक होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जिसे हम एंटीग्रल प्रोटीन्स भी बोलते हैं जो अंदर गड़े हुए होते हैं। ठीक है, द क्वाजी फ्लूइड मॉडल ऑफ द लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बायलेयर। अगर हम बात करें इसमें क्वाजी फ्लूइड मॉडल जो होता है वो प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट की हेल्प करता है, यानी कि कुछ भी सब्सटेंस जो इसके लिए इनएक्टिव है वो यहाँ प्रोटीन के अंदर से भी जा सकता है आयन चैनल बना के। ठीक है, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कि वो उसके अंदर से भी जा सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, उसे फ्लूइडिटी बोला गया। फ्लूइडिटी मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे फ्लो करना, जैसे होता है ना हम जाते हैं तो लिफ्ट होती है, जो लिफ्ट वो खुल जाती है एकदम से ऐसे, बस ये भी होते हैं ऐसे ऐसे करते करते ऐसे ऐसे खुल जाते हैं ऐसे। ठीक है, जो भी इनके लिए एक्टिव होता है, लेकिन जैसे वो अंदर गया एकदम से ऐसे ऐसे होकर बंद हो जाते हैं। ठीक है, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करती है जैसे कि सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सेक्रीशंस, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। ठीक है, सेल ग्रोथ करती है, सेल की ग्रोथ में हेल्प करती है। फंक्शन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, वो इंटरसेलुलर जंक्शन की फॉर्मेशन करती है। इंटरसेलुलर जंक्शन मतलब 2 सेल के बीच में एक जंक्शन फॉर्म करना, उसमें हेल्प करती है। सेक्रेशन में हेल्प करती है, किसी चीज़ को सेक्रेट करना, बाहर निकालना। एंडोसाइटोसिस, किसी चीज़ को बाहर से अंदर लेना। सेल डिवीजन, सेल को बीच में से डिवाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, बस कुछ नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब जब वो एक जगह से एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन में एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। मेन ट्विस्ट ये है कि इसके अंदर कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। समझो आप खाई के आगे खड़े हो और मैंने आपको धक्का मार दिया तो क्या होगा, आप बड़े मज़े से गिर रहे होंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, जो करेगी खाई करेगी। बस वैसे ही होता है, जो भी होता है खाई करेगी। मतलब ऐसा होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन विच द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, यानी कि द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ इट। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मतलब ये देखो कि एक तरफ लिपिड बायलेयर है और ये प्रोटीन है। आपको प्रोटीन नहीं देखना, आपको लिपिड बायलेयर देखनी है। ये जो सब्सटेंस है जिसे अंदर जाने वो यहाँ पे आ जाएगा, उसके सिग्नलाइजिंग पाथवे उसे बाइंड करेंगे। अगर वो एक्टिव हुआ और कंपैटिबल हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो फिर वो यहाँ से अंदर से बाहर निकल जाएगा, मतलब बाहर से अंदर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ लिपिड बायलेयर खुल जाएगी ना, फ्लूइडिटी हमने पढ़ी अभी। लेकिन अगर वो इनकम्पैटिबल हुआ तो फिर वो खुलेगी नहीं और उसे बाहर से लौटना पड़ेगा। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है
कि मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको धक्का मार दिया और आप सीधा नीचे पहुंच गए, तो हुआ क्या कि कोई भी एनर्जी तो लगी नहीं आपकी, मैंने जो किया। अब मेरी एनर्जी मत देखो, आपको मैंने धक्का मार दिया, आपकी तो कोई एनर्जी नहीं लगी ना, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच गए ना। बस इसी को बोलते हैं कि जब एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन में हम जाते हैं विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, उसी को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन में मूव करता है अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी, इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। वहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अब आपने तो खाई को, मैंने आपको खाई में धक्का दे दिया, लेकिन अब आप खाई से ऊपर भी तो आने हैं, आप वापस कैसे जाओगे घर, तो आपने मुझे माफ़ कर दिया। अच्छा ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसे नीचे से ऊपर जाना है, मतलब कि ऐसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट जिसमें द मॉलिक्यूल इज गोइंग फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, उसमें उसे नीचे से ऊपर जाना है, तो उसके लिए तो एनर्जी लगेगी ना उसको। तो बस वैसे ही होता है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बट द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और हम जब बात करें कि अगर वाटर की मूवमेंट हो, देखो अगर कोई और सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है तब तो हम उसे डिफ्यूजन बोल देंगे, बट अगर वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है तो उसे हम ऑस्मोसिस बोल देंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस या ऑस्मोसिस। अब क्या होता है कि अगर पहले था वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब क्या हो, इफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी, तब वो हम उसे बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कोई भी ऐसा पंप है, आपको बोल दिया जाए कि आपको ना इसे पंप करना है और मोटर चलानी है, तो आपको एनर्जी लगेगी ना उसमें। बस वैसे ही होता है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। अब आपको बोल दिया जाए कि मैं तो थक गया, मुझे रिक्शा चाहिए, तो रिक्शा पकड़ी और चले गए, हमने रिक्शा की हेल्प ली ना, रिक्वायरमेंट हुई ना एनर्जी की, एनर्जी यूज़ हुई ना इंजन की। बस वैसे ही होता है कि धक्का मार दिया, आपकी तो कोई एनर्जी यूज़ नहीं हुई, लेकिन जब आप ऊपर आए और आपको घर जाना है अब, तो क्या हुआ, आपको रिक्शा चाहिए, आपको रिक्शा पकड़ी आपने और चले गए, आपने रिक्शा की मदद ली ना, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी हुई, तो इसका मतलब है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जिसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो हमारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है, जो सोडियम और पोटेशियम की मूवमेंट करता है। आप बस अभी के लिए इतना याद रखो कि सोडियम पोटेशियम पंप होता है। होपफुली कुछ को पता भी होगा, अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, डिस्कस करते रहेंगे हम आप वीडियोज़ में। आप जिस टॉपिक पे आप बोलोगे ना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस मुझे वीडियो बताओ कि साइंस के कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है, चाहे वो 10th का हो, 9th का हो, 8th का हो, 7th का हो, 6th का हो, +1 +2 BSc और MBBS, एनीथिंग। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारे टॉपिक कवर करूँ। MBBS PhD अगर आपको चाहिए भी, मैं ट्राई करूँगा कि मैं उस पर रिसर्च करके एक अच्छी वीडियो बनाऊँ उस पर, और मैं पूरी ट्राई करूँगा कि आप लोगों को एक अच्छी वीडियो मिले। वरना अगर आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप इसे सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है, और बहुत मेहनत क्या लगती है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, आप इसे देख रहे हो मतलब मेरी मेहनत साकार होगी। सेल वॉल की अगर हम बात करें, नॉन लिविंग रिजिड प्रोटेक्टिव व सेमी ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग होती है। सिंपल है, प्लांट के बाहर जो रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है, डेड होती है। सेल वॉल याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है, सेल वॉल डेड होती है। नॉन लिविंग, रिजिड, प्रोटेक्टिव, सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब ना तो वो हम उसके आर पार देख सकते हैं, और ना तो हम, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम उसके बिल्कुल आर पार नहीं देख सकते, आर पार देख भी सकते हैं पर नहीं भी देख सकते, थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट होती है वो। ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग होती है। सबसे आउटर कवरिंग सेल वॉल होगी, अंदर होगी सेल मेम्ब्रेन और आउटर होगी सेल वॉल। प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, फंजाई एंड सम प्रोटिस्टा। प्लांट सेल में भी होती है, फंजाई में भी होती है, सेल प्रोटिस्टा में भी होती है। प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, हेमीसेलुलोज से बनी होती है, पैक्टिन से बनी होती है, सुब्रिन से बनी हुई होती है। फंजाई की अगर हम बात करें तो चिटिन से बनी हुई होती है। और प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टेंस भी मोस्टली उससे बनी होती है, सेलुलोज से और हेमीसेलुलोज से। ठीक है, अगर हम बात करें इन प्लांट, ये एल्गी है सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एल्गी होती है ना, जो वो नमी लग जाती है, नमी आ जाती है पानी के ऊपर, वो ग्रीन आप देखते हो,
कहीं पे भी देखोगे कि ग्रीन ग्रीन पानी के ऊपर वो ग्रीन ग्रीन सा दिखेगा, वो एल्गी होती है। और एल्गी के जो सेल वॉल होती है ना, वो सबसे स्पेशली सुनना, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से बनी हुई होती है। सेल वॉल के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी वॉल, एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल और एक होती है मिडल लैमेला। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है सबसे यंग होती है, सबसे फ्लेक्सिबल होती है, सबसे थिन होती है। ध्यान से सुनो, सबसे फ्लेक्सिबल होती है, सबसे थिन होती है, सबसे इलास्टिक होती है, सबसे यंग होती है, सबसे बाहर होएगी, सबसे बाहर होती है प्रोटोप्लाज्म से। जितना प्राइमरी सेल वॉल हमेशा सेल वॉल से, मतलब जो प्राइमरी सेल वॉल है वो हमेशा सेल से बहुत दूर होएगी, क्योंकि उसके बीच में सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लैमेला भी आ जाता है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड वॉल ऑफ द सेल, इट इज़ फर्स्टली फॉर्म्ड वॉल ऑफ द सेल। सबसे पहले ये बनेगी, फिर इसके बाद एक और सेकेंडरी सेल वॉल आएगी, फिर इसके बाद एक और सेल वॉल आएगी, फिर इसके बाद एक और सेल वॉल आएगी। तो सेल यहाँ पे है, लेकिन सेल प्राइमरी सेल वॉल तो यहाँ पहुँच गई ना। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचने की वजह से सेल वॉल दूर हो जाती है। तो प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला और सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। तो इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो ग्रोथ की कैपेबल होती है और विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स। जो सेल के साथ साथ जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है वैसे वैसे निकलती जाती है, टूटती जाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं होती है उस टाइम पे, क्योंकि सेकेंडरी भी आ चुकी है और मिडल लैमेला भी बन चुका है। सेकेंडरी वॉल, इट इज़ प्रोड्यूस इन सम मैच्योर सेल्स व्हेन द लेटर हैव स्टोर्ड ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो बेसिकली मैच्योर सेल्स में प्रेजेंट होती है। जब सेल जो है ग्रोथ करना छोड़ देता है तो उसमें सेल सेकेंडरी सेल वॉल आ जाती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्रैकीड्स की, वेसल्स की, एलिमेंट्स की, फाइबर्स की। इट इज़ फॉर्म्ड इन इनर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल, ये उसके सेल के पास होगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वॉल। मिडल लैमेला की अगर हम बात करें, जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थिक होएगी, रफ होएगी, इनइलास्टिक होएगी और रिजिड होएगी। मिडल लैमेला की अगर हम बात करें, इट इज़ अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। ये जो लेयर होती है कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है मिडल लैमेला, विच होल्ड्स द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। जो दो सेल्स के बीच की लेयर होती है, कॉमन लेयर होती है, जैसे मैंने बोला ना, दो पड़ोसियों के बीच की जो दीवार होती है उसे बोलते हैं मिडल लैमेला। बस वैसे ही दो नेबरिंग सेल्स के बीच की जो दीवार होती है उसे बोलते हैं मिडल लैमेला। मैंने कहा कि पड़ोसियों के बीच की दीवार, उसको मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए कहा है कि उन दोनों की दीवार के बीच वाली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं मिडल लैमेला। द सेल वॉल इन मिडल लैमेला में भी ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा। जो सेल वॉल होती है मिडल लैमेला होता है, उसके बीच में जो है ना कट होते हैं ताकि ना जो सेक्रीशंस हैं वो निकल सके, बाहर की चीज़ें अंदर आ सकें, उसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस, प्लाज्मोडेस्माटल जंक्शंस या प्लाज्मोडेस्माटा। जो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कंबाइन करता है। आपने दो पड़ोसी हैं, बीच की दीवार तोड़ दी और एक एंट्रेंस बना दी, तो दोनों पड़ोसी एक दूसरे के घर में आ जा सकते हैं। बस वैसे ही होता है सेल वो प्लाज्मोडेस्माटा में भी, कि जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे के लिए आने जाने के लिए क्या होता है, बाउंड होता है, एक दूसरे के आने जाने के लिए बिल्कुल फ्री होता है। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल वॉल, सेल को रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करती है। प्रोटोप्लाज्म को मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। काउंटर एक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा ना हो कम ना हो उसका ध्यान रखती है। बस्टिंग ऑफ सेल से प्रिवेंट करती है। अगर अंदर पानी ज़्यादा भर गया तो बस्ट हो जाएगा, अगर बाहर से अंदर चला गया तो फिर वो श्रिंक हो जाएगा। तो ऐसे ही काउंटर एक्ट करती है कि अंदर से बाहर ज़्यादा ना आए और बाहर से अंदर ना पानी जाए, तो इसका ख्याल रखती है बाय इनहिबिटिंग एक्सेसिव एंडोऑस्मोसिस। और वो एंडोऑस्मोसिस क्या होती है, जब बाहर से अंदर पानी ज़्यादा और होता है, कंसनट्रेशन में डिपेंड करता है। अगर कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा होएगी अंदर कम होएगी तो फिर अंदर बाहर से अंदर आएगा, अगर अंदर ज़्यादा होएगी बाहर कम होएगी तो फिर बाहर से अंदर जाएगा। आप देख लो ना, अगर पानी यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है तो ऐसे बैलेंस करने के लिए ये नीचे आएगा, ये यहाँ आएगा, अगर यहाँ ज़्यादा है तो ये नीचे आएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस में कंसनट्रेशन ज़्यादा होएगी, उसके बेस पे पानी को ज़्यादा अंदर नहीं आने देती, जिसकी वजह से क्या होता है सेल वॉल बर्स्ट नहीं होने देती सेल को। स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ सेल वॉल जिसे हम बोलते हैं माइक्रोफिब्रिल्स छोटे छोटे इंटे होती हैं जो एक पूरी की पूरी सेल वॉल बनाती है। प्राइमरी वॉल इज द फर्स्ट फॉर्म वॉल ऑफ द सेल। प्राइमरी वॉल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी वॉल जो है सबसे पहली फॉर्म वॉल ऑफ द सेल है, सबसे पहले फॉर्म होती है। ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट इट बिकम सॉफ्ट एंड पल्पी ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमेला। और आपने देखा होगा कि जब फ्रूट आप खाते हो तो जैसे आप उसे प्रेस करो तो वो एकदम से फट जाती है सेल वॉल। होता क्या है कि जो ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट जैसे पक जाता है तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट और पल्पी हो जाती है, और मिडल लैमेला के अंदर क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, यानी कि ऐसे घुल जाती है, डिजोल्व हो जाती है उसके अंदर, और सॉफ्ट और पल्पी हो जाती है, मतलब कि रस भरी हो जाती है, रसीली। प्लाज्मोडेस्माटा आर द प्रोटोप्लाज्मिक स्टैंड बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स।
मैंने अभी भी आपको बताया प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं वो दो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियर प्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, जिसे पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म समझो कि सेल के अंदर ग्लास के अंदर जो पानी है वो प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो होते हैं बिटवीन एडजेसेंट सेल, दो सेल हैं उसके बीच में जो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं गेट होते हैं, उन जंक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और इसे स्ट्रैसबर्गर ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। याद रखना साइंटिस्ट का नाम स्ट्रैसबर्गर वाज द वन हु हैज डिस्कवर्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है। एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम की बात करें, एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम जो है वो डिफाइन करता है कि ऐसा सिस्टम जो कि एंडोमेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन के अंदर है, ऐसा सिस्टम जो मेम्ब्रेन के अंदर हो वो एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। इसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होते हैं जो या तो डबल या फिर सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, विच जो क्रॉस कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक दूसरे कोऑर्डिनेशन काम करते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप इज ऑल्सो कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है यानी कि न्यूक्लियस की लेयर होती है उसको भी हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट मानते हैं। एज इट ल्यूमेन इज इन कॉन्टिन्यूस विद द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसका ये आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये है न्यूक्लियस है, ये इसके बाहर जो ये आपको लेयर दिख रही है ना पाइप जैसी, ये जो लेयर होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और ये जो सर्कल है ये है न्यूक्लियस। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम जो है उसमें एंडोप्लाज्मिक आता है रेटिकुलम। एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम जो है वो ऐसे प्रोसेसेस को सॉर्ट करने में हेल्प करता है और प्रोटीन्स को रिसाइकिल करने में हेल्प करता है और स्पेशल टारगेटिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रैफिक को हेल्प करता है कि एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में क्या है। अब जैसे होता है ना बचपन में हम लाइन बना के जाते थे कि स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज में तो कोई नहीं जाता, स्कूल में जा रहे हैं तो लाइन बना के जाओ, बस वैसे ही होता है कि एक घर से निकले दूसरे घर में, दूसरे घर से निकले तीसरे घर में, बस वैसे ही कि इसमें भी यही होता है कि एक न्यूक्लियस से निकले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे गए, फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोडक्ट जो निकलता है वो गोल्गी बॉडीज पे गया, फिर गोल्गी बॉडी से जो प्रोडक्ट निकलता है वो लाइसोसोम बन गया, वरना वैक्यूल्स के पास गया, वरना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टोर हो गया। तो ऐसे होता है, पूरा प्रोसीजर होता है जो भी हम स्टडी करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक ऐसा नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा, जो कि बेसिकली नेटवर्क होता है पूरा, जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर होता है हर जगह। ये इंट्रासेलुलर मटेरियल होता है, स्पेसिस होते हैं, 2 कंपार्टमेंट्स, इन्हें हम ल्यूमिनल बोलते हैं जो कि ईआर के अंदर होती है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म में होती है। दिस कैन एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर एनवेलप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक हर जगह होते हैं फैले हुए। ये आगे जाके सिस्टर ने ट्यूबल्स और वेसिकल्स भी डेवलप हो जाते हैं। सिस्टर ने मतलब सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स, जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सिंथेटिक रोल प्ले करते हैं। ट्यूबल्स जो होते हैं वो लिपिड और स्टीरोल सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और वेसिकल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं जो ऐसे गोल गोल बबल जैसे होते हैं, इसे कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर जो वैक्यूल्स निकल रहे होते हैं ना, उसमें कनेक्ट करने में उससे वेसिकल्स बन जाते हैं ताकि वो जो फूड रिजर्व मटेरियल है उसे स्टोर कर सकें। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होते हैं सरफेस में और दूर दूर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस से। ये जो दूर दूर प्रेजेंट है ना, इसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके पास ट्यूबल्स और वेसिकल्स होती हैं। जहाँ अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये बहुत रफ इन स्ट्रक्चर होते हैं और ये पास पास प्रेजेंट होते हैं। जहाँ से न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हुई ना, बस जैसे ये वॉल खत्म हुई, बस जैसे दरवाजा खत्म हुआ ना, दरवाजा खोलते ही ये आ गया शुरू, यही शुरू हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्न है, इनके पास सिस्टर्न होता है, मतलब ऐसे ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ आके बाइंड कर जाते हैं। ठीक है। ऐसे ये ऐसे बाइंड कर जाते हैं। ठीक है। ऐसे इट हैज़ राइबोसोम्स अटैच टू ऑन इट्स साइटोप्लाज्मिक सरफेस। जो इसके राइबोसोम्स होते हैं वो इसके साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, जिससे कि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएँ। अब इसके फंक्शंस पढ़ते हैं, थोड़ा सा रह गया बस। झूठ बोल रहा है। आरईआर की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, सेक्रेशन में हेल्प करता है। आरईआर की अगर हम बात करें तो वो ग्लाइकोसाइलेशन में हेल्प करता है, मतलब कि ग्लूकोज फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है, और एंजाइम प्रीकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। देखो प्रोटीन बनेंगे तो एंजाइम बनेंगे, एंजाइम बनेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम भी होगी बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। वो कोड करते हैं ना उसे। ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक मेजर साइट होता है लिपिड्स फॉर्मेशन के लिए, इसमें लिपिड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। और जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, एसईआर। ठीक है। एनिमल्स के अंदर जो लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं ना, वो एसईआर फॉर्मेशन करता है। एसईआर हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड ज़ीनोबायोटिक्स।
जो SCR होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में हेल्प करता है। और जीनोबायोटिक्स होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हैवी मेटल्स जो हमारे रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आने से हमारी बॉडी में म्यूटेशंस कॉज करते हैं। SCR उनको डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स उन्हें हम जीनोबायोटिक्स कहते हैं, जो बेसिकली हमारी बॉडी में म्यूटेशन कॉज करते हैं, हमारे चेंज इन DNA। आप मेरी म्यूटेशन वाली वीडियो जरूर देखना मेरे चैनल पे जाके, बहुत अच्छी वीडियो होगी, आपके लिए अच्छी साबित होगी। और उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है म्यूटेशन को। तब तक के लिए जीनोबायोटिक्स को डिटॉक्सीफाई करके हमारी बॉडी में म्यूटेशन के चांसेस को कम कर देता है। गोल्गी बॉडीज़ की अगर हम बात करें, जिसे हम गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, जैसे कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, तभी उनके नाम पे पड़ी गोल्गी बॉडीज़, गोल्गी के नाम पे पड़ गई, जो एक नेटवर्क है नर्व सेल और बान आउल एंड कैट, जिसे सबसे पहले देखा गया था बान आउल, उल्लू और बिल्ली के अंदर जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स, उनके अंदर इन्हें सबसे पहले देखा गया था। गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। गोल्गी बॉडीज जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं हर जगह, बट जो एक्सेप्ट इन मेल गैमीट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। लेकिन जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के मेल गैमीट्स होते हैं उनमें नहीं होती। मैमल्स के जो RBCs होते हैं उनमें नहीं होती। सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट होते हैं उनमें नहीं होती। और जो सेल होते हैं ना फंजाई के, फंगस के, उनमें नहीं होती। एनिमल सेल में जो गोल्गी बॉडी होती है वो या तो सिंगल भी हो सकती है या फिर एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। जनरली तो सिंगल ही मिलती है। इन प्लांट सेल गोल्गी एपरेटस इज फाउंड ऑफ अनकनेक्टेड यूनिट्स कॉल्ड डिप्टियोसोम्स। प्लांट सेल में वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई साबित होती है, बिखरी हुई मिलती है, जिसे हम कहते हैं डिप्टियोसोम्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो वो 4 पार्ट से बनती है। दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी मोस्टली सिमिलर हैं। सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूबल्स और वैक्यूल्स, इसमें भी दोनों वही हैं, सेम है। सिस्टर्नी जो होते हैं वो फ्लैट डिस्क लाइक शेप होती है, 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होते हैं। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये जो स्टैक्ड होते हैं पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे वाईफाई जैसा साइन है, और ये होता है ऐसे, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं ये ऐसे, ठीक है। वैरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अलग अलग सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के पास कॉन्सेंट्रिक अरेंज होते हैं, मतलब सर्कस फॉर्म कर रहे होते हैं नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस एंड कन्वेक्स कनकेव ट्रांसफर और मैच्योरिंग फेस। जो डिस्टिंक्ट कन्वेक्स होता है ना, जिसे सिस और फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। सिस मतलब जो ऐसे होता है, जो ये आगे का स्ट्रक्चर है ना ऐसे, इसे बोलेंगे सिस। और जो पीछे का स्ट्रक्चर है ना, इसे बोलेंगे ट्रांस। यहाँ से ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ सिस फेस पे आएगा, सिस फेस पे बनेगा और ट्रांस फेस से निकल जाएगा, ठीक है। पैकेज अगर हम फंक्शंस की बात करें, पैकेजिंग में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, पैक कर देता है ना मटेरियल को, जितने भी RNA निकल रहे हैं, जितने भी प्रोटीन्स निकल रहे हैं, उनको पैक करने में हेल्प करता है। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वेसिकल्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सिस फेस से फॉर्म होती हैं और ट्रांस फेस से निकलते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनको वो क्या करता है, पैक करने में हेल्प करता है और ट्रांस फेस से निकालता है। एक्रोसोम फॉर्मेशन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ गोल्गी वेसिकल्स। जो स्पर्म्स होते हैं ना हमारे, वो हमारे जो फर्टिलाइजेशन कर रहे होते हैं, जब एग से वो कंबाइन करते हैं तो वो पेनिट्रेट कैसे करते हैं, उनके अंदर गोल्गी बॉडीज के डेरिवेटिव होते हैं, जो एक्रोसोम यानी कि उसकी हेड होती है ना, जो ऐसे हेड होती है उसकी, उस हेड में ना वो ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, वो ऐसे एसिड रिलीज करते हैं, जो बेसिकली जो एग होती है उसकी जो ओवम होती है ना गर्ल्स में, वो फीमेल्स में जो ओवम होती है, एग होती है, उसे क्या करते हैं, पेनिट्रेट करके उसके अंदर जाइगोट फॉर्मेशन कर देते हैं। मतलब कि दोनों न्यूक्लियस कंबाइन करके जाइगोट फॉर्मेशन कर देंगे। ग्लाइकोसाइलेशन की अगर हम बात करें, प्रोटीन्स की ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं, लिपिड्स की ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगे, सेल रिकॉग्नाइजेशन और एडेशन में हेल्प करते हैं। मतलब कि या तो सेल की कंपैटिबिलिटी, अब आपको कोई मेरे घर आ रहा है, मैं जानता ही नहीं उसे, तो मैं अपने घर में क्यों लाऊंगा उसे। बस वैसे ही आप आ रहे हो, मैं आपको अगर जानता हूँगा तो मैं आपको अपने घर में ले आऊँगा, लेकिन अगर मैं नहीं जानता हूँगा तो मैं क्यों आपको घर में लेके आऊँगा। बस वैसे ही कि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनली है या कोई ऐसा सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन के पास जाता है और उसमें से बाहर निकल जाता है, तो फिर वो रिकॉग्नाइज्ड हो गया, तो उसे रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं और एडेशन चिपकने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले क्रिश्चियन डी ने डिस्कवर किए थे 1955 में। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सेमी वेसिकुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। सिंपल समझो, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल होते हैं, मतलब कि जितना भी कचरा सेल में होता है उस सारे को डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम्स का होता है। सम स्मॉल वेसिकल्स होते हैं जो गोल्गी बॉडी से निकलते हैं, कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको स्पर्म में बताई। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग।
ये जो ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो गोल्गी बॉडीज़ की पैकेजिंग से बनते हैं, क्या होता है ना कि गोल्गी बॉडी की पैकेजिंग से जितने भी वेसिकल्स बनते हैं ना, उसके अंदर ना कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और जब डाइजेस्टिव एंजाइम इतने ज़्यादा सेक्रेट हों तो वो सेल के अंदर का सारा मेटाबॉलिक सब्सटेंस जितना है वो सब खा जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो एक होलो स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और उस होलो स्ट्रक्चर बनने की वजह से उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एंजाइम्स निकल रहे होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। उन एंजाइम्स की वजह से उनका नाम दिया गया है लाइजोसोम्स। लाइजो मीन्स जो लिसिस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और सोमल मीन्स बॉडी, यानी कि ऐसी डाइजेस्टिव बॉडीज़ जो हमारी सेल में प्रेजेंट होती हैं, जो कि सेल के में जितने भी कचरा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स या सेल पे कोई भी अफेक्ट करता है तो वो क्या करते हैं, या सेल कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए कि न्यूक्लियस कह रहा है कि मैं न्यूक्लियस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो वो सेल को ख़त्म कर देता है, सेल को खा जाता है, जिसकी वजह से कोई भी अननेचुरल सेल हमारी बॉडी में ना बने। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। आइसोलेटेड जो वेसिकल्स होते हैं वो बहुत रिच होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में, जैसे कि हाइड्रोलेज हो गया, लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया। हाइड्रोलेज जो होता है वो हाइड्रिक एसिड जो होते हैं या हाइड्रेजेस होते हैं उसे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि लाइपेज हो गए, लाइपेज यानी कि लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा, और वो एक एक्टिव पीएच पे काम करते हैं। इन्हें हम साइटल बैक ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जो कि लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर एसिड हाइड्रोलिसिस भी होते हैं, जो हमने पढ़ लिया। ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आरबीसीज में एब्सेंट होते हैं। प्लांट और फंजाई में वैक्यूल्स टेक ओवर द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। प्लांट और फंजाई में जो लाइसोसोम्स होते हैं वो वैक्यूल्स का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो स्टोरेज में हेल्प करते हैं, जिसे हम स्टोरेज बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। लाइसोसोम्स जो हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब कि वो एक या एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि प्लांट्स में वो वैक्यूल्स की जगह ले लेते हैं और एनिमल्स में वो लाइसोसोम की जगह ले लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन तो मॉर्फोलॉजी, कंटेंट एंड फंक्शन। अगर हम बात करें तो वो मॉर्फोलॉजी, कंटेंट और फंक्शन के बेस पे 4 फॉर्म बना देती है: प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडीज़ और ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। क्या मतलब इसका? लाइसोसोम जो है वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये 4 फॉर्म की बॉडीज़ बना लेते हैं: प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडीज़ और ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। प्राइमरी लाइसोसोम वो होते हैं जो गोल्गी बॉडी से बनते हैं। सेकेंडरी वैक्यूल लाइसोसोम वो होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल को खाने पे जो दूसरे लाइसोसोम बनते हैं उससे होते हैं। एक सेल को खा लिया, वो सेल भी तो लाइसोसोम की तरह एक्ट करेगा, तो एक लाइसोसोम से जब दूसरा लाइसोसोम बनता है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। रेजिडुअल बॉडी की अगर हम बात करें तो ऐसी बॉडीज़ जो स्टोरेज में हेल्प करती है, जैसे वैक्यूल्स, तो ये रेजिडुअल बॉडी होगी, जैसे प्लांट में मिलती है। और ऑटोफेजिक वैक्यूल्स जो खुद को ही एनगल्फ कर जाते हैं, ऐसे वैक्यूल्स जो समय आने पे प्लांट के लिए डेंजरस हों तो न्यूक्लियस उनको सिग्नल भेजता है कि अपने आप को खा जाओ, जिसके सेल के अंदर एसिड का कंटेंट ना बढ़े। उससे क्या होगा, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स बढ़ जाएंगे, मतलब कि ऑटोफेजिक वैक्यूल्स अपने आप को खा जाएंगे और सेल को बचा लेंगे। अगर हम बात करें वैक्यूल्स की, तो ये ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसिस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इनके मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, जो कि जिनके अंदर वाटर होता है, सैप यानी कि होलो स्पेस और फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं। ये लाइसोसोम की फॉर्म है ना, तो इनके अंदर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होंगे और अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। और जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा का सारा सेल का प्रेजेंट होता है वैक्यूल्स के अंदर, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। और जो टोनोप्लास्ट होता है वो 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल ऑक्यूपाई करता है। वैक्यूल्स में भी ऑफ 4 टाइप्स। जो वैक्यूल है वो 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल वो करता है, ऑक्यूपाई करता है। वैक्यूल्स जो हैं वो 4 टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट एंड फंक्शन। सैप वैक्यूल्स होते हैं जो सैप को कंटेन करते हैं, जैसे फ्लूइड होता है ना, उनका चिपचिपा सा फ्लूइड होता है वो। फूड वैक्यूल्स जिनके अंदर फूड होता है, जो अननेसेसरी फूड मटेरियल होता है वो होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जिनके अंदर अमीबा जैसी शेप होती है, जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज जो बॉडी में एंटर करते हैं वो उनको खा जाते हैं। एयर वैक्यूल्स जो एयर के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, जो वाटर और एयर के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसे याद रख लेना आप। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर फूड वैक्यूल्स होते हैं जो कि एनगल्फ करते हैं फूड पार्टिकल्स को। टोनोप्लास्ट के पास नंबर ऑफ आयंस होते हैं जो कि अदर मटेरियल्स को भी ट्रांसफर करने में हेल्प करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और वो ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब आपको भी टर्जिडिटी क्या होता है? टर्जिडिटी मतलब वाटर प्रेशर। अगर वाटर का प्रेशर, अब आपने फॉर एग्जांपल सुनामी आ गई और आप एक रूम में बैठे हुए हो और आपके बाहर पानी पानी भर चुका है, आप जैसे रूम खोलोगे एकदम से पानी सारा का सारा आपके ऊपर आएगा। बस वैसे ही अगर पानी यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है तो पानी जैसे आप दरवाज़ा खोलोगे एकदम से ऐसे अंदर आएगा, तो ऐसे होगा ना,
ठीक है। और अगर यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है तो फिर ऐसे, अगर बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है तो बाहर से अंदर आएगा, और अगर अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है तो अंदर से बाहर जाएगा। तो वो वॉल्स पे कितना टर्जिड प्रेशर लगा रहा है, कितनी ज़्यादा फोर्स लगा रहा है प्रेशर पानी, उसे बोलते हैं टर्जिडिटी। ठीक है, टर्जिडिटी मतलब प्रेशर, मतलब पानी का प्रेशर कितना है। आप जैसे ही पाइप से पानी चलाते हो और पौधों को पानी देने के लिए कितना प्रेशर आता है पानी से, जितना उसे प्रेस करोगे उतना पानी प्रेशर देगा ना, बस वैसे ही होता है। जैसे ही उसे खोलोगे और प्रेशर से निकलेगा, बस वैसे ही डिपेंड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एक ऐसा सेल ऑर्गेनरी जिसके बाद डबल मेम्ब्रेन होती है। इसे कोलिकर ने डिस्कवर किया था सबसे पहले 1857 में। इसको नाम माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए पड़ा जो कि बेंडा ने डिस्कवर किया था सबसे पहले। कोलिकर ने तो इसको डिस्कवर किया था, इसका नाम बेंडा ने दिया था 1898 में। 1857 में इसको डिस्कवर कर लिया गया, बट ये उसका नाम नहीं दे पाया था, तो इसलिए सी बेंडा ने इसका नाम दिया 1898 में। माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनलीज हैं ऑफ एरोबिक यूकारियोट्स हैं आर एब्सेंट इन प्रोकारियोट्स एंड मैच्योर आरबीसीज। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो एरोबिक यूकारियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और मैच्योर आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होते। दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। जितने भी वो एटीपी ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लूकोज जो होता है वो CO2 H2 और एटीपी में कन्वर्ट होता है। वो एटीपी को कितनी एनर्जी, कितने सब्सटेंसेस और कितने ऑर्गन्स को चाहिए, वो डिपेंड करता है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन होते हैं जो कि बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ एटीपी एनर्जीज को हम सेलुलर रेस्पिरेशन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। वो एनर्जी को हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स के पास भेज देते हैं, जिसकी वजह से वो सेल की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैविंग लेंथ ऑफ अबाउट 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सिलेंड्रिकल सॉसेज शेप डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सिलेंड्रिकल शेप है, सॉसेज जैसा। सॉसेज देखे ना आपने, सॉसेज मतलब कि आप बस सिलेंडर समझ लो, एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर है जो बेसिकली डबल मेम्ब्रेन्ड है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है, और इसका जो डायमीटर होता है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है, जिसका एवरेज हम 0.5 माइक्रोमीटर लेते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है, जो डिवाइड करती है ल्यूमेन। एक ल्यूमेन होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है या फिर सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स। वो 2 कंपार्टमेंट्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। आप देख सकते हो एक कंपार्टमेंट बाहर की तरफ है, एक कंपार्टमेंट ये अंदर की तरफ है। ठीक है, एक कंपार्टमेंट अंदर का है, एक कंपार्टमेंट बाहर का है। ये देखो, आप ये देख सकते हो ना, ये बस ये देखो, ये देखो, ये है ना, जो ये अंदर की है, जो स्ट्रीट जा रही है, गली जा रही है, इसे हम बोलेंगे इनर ल्यूमेन और या फिर इनर मेम्ब्रेन। और ये जो बाहर का स्पेस है ना सारा, ये जो बाहर का है, ये देखो, ये बाहर की स्पेस है जिसे हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन या फिर आउटर ल्यूमेन। ठीक है। इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजेनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मैट्रिक्स। जो इसके अंदर इनर कंपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर डेंस होमोजेनियस सब्सटेंसेस होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। आउटर मेम्ब्रेन जिसके पास होता है वो एक मेम्ब्रेन या ऑर्गेनल से क्या होती है, लिमिटेड होती है, उसके पास बाउंड्रीज होती हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके बाद इनफोल्डिंग होती है। आप देख सकते हो कि कैसे कैसे फोल्ड बने हुए हैं इसके, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टा बोलते हैं। टुवार्ड्स द मैट्रिक्स फिगर द क्रिस्टा इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। ये रिएक्शंस के सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। इनर मेम्ब्रेन जो है क्रिस्टा का वो मशरूम लाइक प्रोजेक्शंस का ऑब्टेन करता है, जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जो मशरूम लाइक प्रोजेक्शंस है ना इसकी, ये देखो, ये मशरूम लाइक प्रोजेक्शंस है इसकी। ये देखो, ये अंदर की गली जो है इसके अंदर ऑक्सीजोम्स हैं, और ये ऑक्सीजोम्स क्या करते हैं, ये ऑक्सीजोम बेसिकली F0 to F1 एक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। एक एटीपी की प्रोडक्शन होती है, एटीपी की मूवमेंट होती है, जिससे कि जो एटीपी हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर माइक्रो एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स के पास जाके फंक्शंस में हेल्प करते हैं। एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर इन कॉन्टैक्ट विद एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जो एंजाइम होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वो लोकेटेड होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक चेन होती है जिसमें बेसिकली एटीपी की यूटिलाइजेशन और एटीपी की एब्जॉर्प्शन होती है। एंजाइम्स जो होते हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमसली होता है। सेमी ऑटोनोमस मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसके पास खुद का डीएनए और खुद का प्रोटीन होता है, तो इसको किसी और पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। ये खुद भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। एज दे हैव देयर ओन डीएनए विच कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली एंड प्रोड्यूस देयर ओन mRNA, tRNA एंड rRNA
टू सिंथेसाइज सम ऑफ देयर प्रोटीन। जो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनता है थ्रू फिजन। फिजन मतलब ये बीच में से कट जाएगा और ये 2 बन जाएंगे, फिर एक और कट जाएगा 4 बन जाएंगे, फिर एक और, फिर तो 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। और अगर हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो हमारी बॉडी में एनर्जी भी नहीं होगी। इसलिए हमें कहना चाहिए कि हम पानी पीते रहो ताकि आपकी बॉडी में हाइड्रोजन एटम बनते रहे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम से 1 ATP बनते हैं। ठीक है। प्लास्टिड जो है वो प्लास्टिड जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल्स में नहीं होते। प्लास्टिड मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि यूक्लिनोइड्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये उसके बाद पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स मतलब इनके पास ग्रीन पिगमेंट भी हो सकते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट, इनके पास ब्राउन पिगमेंट भी हो सकता है जैसे फाइकोप्लास्ट, या ल्यूकोप्लास्ट भी कलरलेस हो सकते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और कलरफुल भी हो सकते हैं येलो और रेडिश जिसे हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, नो पिगमेंट प्रेजेंट। ये जनरली नॉन ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, जिसको आप देखते हो ना सूखे हुए प्लांट्स होते हैं उनके अंदर होता है, जिसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं। इनके अंदर मेनली 3 टाइप के प्लास्ट होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एलूरोप्लास्ट। जो अमाइलोप्लास्ट होता है वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोरेज करने में हेल्प करता है। एलियोप्लास्ट जो होता है, ये देखो ना, अमाइलो मतलब अमाइलेस मतलब जो कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन है वो स्टोरेज में हेल्प करेगा। एलियोप्लास्ट, इलियो मतलब इसे उल्टा कर दो, OIL ऑयल मतलब ऑयलोप्लास्ट, यानी कि ऑयल, लिपिड्स, फैट और ऑयल की स्टोर करने में हेल्प करेगा। एलूरोन मीन्स एक प्रोटीन होता है एलूरोन, तो एलूरो मीन्स प्रोटीन, जो प्रोटीन को स्टोर करने में हेल्प करेगा। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो ग्रीन कलर के प्रेजेंट में क्लोरोफिल शो करता है। ग्रीन कलर के पिगमेंट वो ग्रीन कलर के प्रेजेंस में ग्रीन कलर शो करता है क्योंकि क्लोरोफिल होता है इसके पास। क्लोरोफिल के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से वो हमें ग्रीन कलर का नजर आता है। आप मेरे शॉर्ट जरूर देखना, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि प्लांट ग्रीन के दिखते हैं। सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन एनर्जी। जो फूड की सिंथेसिस होती है फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल वो रेडिएंट एनर्जी यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। हमने पढ़ा भी हुआ है जो फोटोसिंथेसिस होती है सनलाइट के प्रेजेंस में, CO2 H2O और एनर्जी CO2 और H2O को C6H12 O6 में कन्वर्ट कर देती है। और जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो एल्गी में प्रेजेंट होते हैं जो नॉन ग्रीन होती है, जिसका एग्जांपल हो गया रोडोप्लास्ट जो रेड एल्गी होती है, फियोप्लास्ट जो ब्राउन एल्गी होती है, और क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन एल्गी को ही बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट येलोश रेडिश कलर का होता है ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। इसका जो कलर होता है वो फ्लावर कलर का जैसा होता है और फ्रूट कलर के जैसा का। इसकी जो मेन फंक्शनिंग होती है वो होती है पॉलिनेशन के लिए। इंसेक्ट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट्स पॉलिनेशन करने के लिए, वो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करने के लिए आते हैं। और ये साइट ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स की भी है सिंथेसिस, इसमें लिपिड मेम्ब्रेनियस जो होते हैं वो प्रोडक्शन होती है। ठीक है। जो प्लास्टिड टर्म है वो अर्नेस्ट हैकल ने टर्म की थी इन 1866। The chloroplast of the green pigments are found mostly in mesophyll cells। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन प्लांट्स का वो मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। दीज आर ऑफ वेरियस शेप्स, ये वेरियस शेप्स के होते हैं। ये लेंस शेप भी होता है, ओवल शेप भी होता है, स्फेरिकल शेप भी होता है, डिस्कॉइड भी होता है, रिबन लाइक भी होता है, डिफरेंट शेप होती है इनकी। आप साथ साथ पढ़ भी सकते हो। वेरिएबल लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है इनकी प्लास्टिड्स की, और इनकी जो विड्थ होती है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है। इनका जो नंबर है वो 1 भी हो सकता है पर सेल जैसे क्लोमेडोमोनास, और 20 से 40 भी हो सकते हैं जैसे कि मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। द क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। एक होती है इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो कि लेस परमिएबल होती है, जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन। अंदर का जो डार्क रीजन होता है ना उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक होते हैं थाइलोकॉइड्स। ठीक है। आप देख रहे हो ये जो सिक्के लग रहे हैं, सिक्के जैसे शेप होती है ना, कॉइन जैसी, सिक्के जैसी, तो एक जो सिक्का है वो है थाइलोकॉइड और बहुत सारे सिक्के हैं उसे हम बोलते हैं ग्रेना, जो ब्राइटर और ग्रीन साइड होती है। इसके अंदर ही क्लोरोफिल होते हैं, उसके अंदर भी कॉन्टोजोम्स होते हैं। इसके बहुत पार्ट हैं, आप बस इतना याद रखो कि ये जो एक पार्ट होता है इसे थाइलोकॉइड बोलते हैं, और जो बहुत सारे पार्ट होते हैं उसे हम ग्रीना बोलते हैं। देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनियस ट्यूबल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेले। ये जो इन दोनों, ये देखो आप ये देख सकते हो ना कि इन सबको कनेक्ट कर रही है कोई चीज़, इन सबको ये बीच में से जो ट्यूब्स निकल रही है, ये ट्यूब्स जो होती हैं, ये ट्यूब्स होती है स्ट्रोमा लैमेले। ये देखो ये जो बीच में ट्यूब्स निकल रही है, ये देखो
ये ट्यूब जो है ग्रेना को कनेक्ट करती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले, जो थाइरोकोइड्स को कनेक्ट करती है और डिफरेंट ग्रेना। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके पास एंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर सेलुलर एक्टिविटीज हो रही होती हैं। ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड पिगमेंट्स, प्रोटीन्स, इसके अंदर स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं वो थाइलाकोइड में प्रेजेंट होते हैं। द राइबोसोम्स आर 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही ये भी सेमी ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होते हैं क्योंकि इसके पास भी डीएनए, राइबोसोम्स और आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है कि दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही एंडोसिम्बायोंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे की तरह दोनों ही सेमी ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होते हैं। बोथ है एनवेलप्ड बाय 2 मेम्ब्रेन, दोनों के पास दो मेम्ब्रेन्स होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है एक परमिएबल, एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि सेमी परमिएबल। बहुत है सर्कुलर डीएनए, दोनों के पास सर्कुलर डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। 3 टाइप ऑफ आरएनए एंड 70s राइबोसोम्स। 3 टाइप ऑफ आरएनए होते हैं, 70s राइबोसोम्स होते हैं। बोथ आर एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गेनेल्स एंड फॉर्म एटीपी बाय सिमिलर मैकेनिज्म। सब दोनों के पास एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गेनेल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में, मतलब दोनों के पास एनर्जी ट्रांसडक्शन के लिए होती है जिससे वो एनर्जी के ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जिससे वो एटीपी बना सकते हैं बाय सिमिलर मैकेनिज्म। बहुत अक्कर ओनली इन यूकारियोट्स एंड एब्सेंट इन प्रोकारियोट्स, और दोनों के दोनों यूकारियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, दोनों के दोनों प्रोकारियोट्स में एब्सेंट होते हैं। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि 5 मार्क्स में व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्सप्लेन द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इन यूकारियोटिक सेल्स। तो ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसे फर्स्ट ऑफ ऑल जॉर्ज पैरेट ने देखा था डेंस पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 1953 में। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए जो होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड प्रोटीन आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। जो आरएनए होता है राइबोसोम्स होते हैं एंड प्रोटीन, राइबोसोम्स जो होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन कॉम्बिनेशन होते हैं। आरएनए जो होता है वो राइबोसोम्स और राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं एंड आर नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। और यही ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास सिंगल तो क्या एक भी मेम्ब्रेन, डबल तो क्या सिंगल भी नहीं होती, इनके पास एक भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इनके पास यूकारियोटिक राइबोसोम्स के पास 80s होती हैं और प्रोकारियोट्स के पास 70s राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ पे एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इट इनडायरेक्टली इज द मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, ये डेंसिटी और साइज का मेजर है। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स है कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। 70s राइबोसोम 50 और 30s से बनते हैं और 80s राइबोसोम 60s और 40s। मैंने आपको बता दिया रीज़न, दोनों कंबाइन करते हैं सेल्फ एरिया डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वो 60 और 40s की जगह 100 की जगह वो 80 बन जाते हैं और 50 और 80 की जगह 70 बन जाते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट फॉर पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंड देयरफॉर एक्ट एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें, an elaborate network of filamentous protein structure present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton। अगर हम बात करें साइटोस्केलेटन की, साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मीन्स उसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटियस प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये एक फिलामेंट्स की फॉर्म में एक इलाबोरेट नेटवर्क होता है, ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक इलाबोरेट नेटवर्क है, सेल के अंदर हम नेटवर्क देखें ना जो 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कनेक्ट करते हैं, वो फिलामेंटियस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि साइटोस्केलेटन में होते हैं। साइटोस्केलेटन कहते हैं जिसे हम। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स में माइन्यूट फाइब्रस, छोटे छोटे फाइबर लाइक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि या तो पिलर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा, जो कि उसका पूरा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क करते हैं इनसाइड द सेल एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। रेगुलेट ओरिएंटेशन, वो सेल की शेप मेंटेन करते हैं, उसका फ्रेमवर्क यानी कि उसका अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारा घर है वो ईंटों से बना हुआ है और बीच में पिलर्स लगे हुए हैं जिससे वो खड़ा हुआ है इमारत पे, बस वैसे ही हमारा जो साइटोस्केलेटन है वो भी इन सब ट्यूबुलर फंक्शंस और इन फिलामेंटियस स्ट्रक्चर्स पे क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। शेप ऑफ द सेल मेंटेन करता है साइटोस्केलेटन। ओरिएंटेशन की वो कैसे दिखेगा सेल वैसा मेंटेन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल ऑर्गेनली वो वैसा मेंटेन करते हैं। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट देखते हैं एंड सेलुलर मूवमेंट और सेलुलर मूवमेंट। इंट्रासेलुलर मतलब एक सेल के अंदर ही एक ऑर्गेनली से दूसरे ऑर्गेनली में मूवमेंट वो देखते हैं, और सेलुलर मूवमेंट एक सेल की कितनी मूवमेंट्स होगी, वो कैसे मूव करेगा, वो डिपेंड करता है इस पर साइटोस्केलेटन पे। साइटोस्केलेटन 3 टाइप के होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स मतलब जो फिलामेंट्री फॉर्म में होते हैं, ऐसे बालों की फॉर्म में होते हैं, फिलामेंट्स की फॉर्म में होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिनका कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे इसका सिलेंड्रिकल, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो कि उन दोनों के बीच का मिक्सचर होता है। ये देखो सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया मीन्स जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना हमारी बॉडी पे, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं,
अंदर होते हैं हमारी बॉडी के, उसे बोलते हैं सीलिया। और फ्लैजिला होता है, वो होती है हमारे टेल लाइक स्ट्रक्चर। ये दोनों हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की। हेयर लाइक आउटग्रोथ मतलब सेल ग्रोथ की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी एक्सटेंशन होती हैं। सीलिया जो होते हैं वो स्मॉलर स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि ओवर्स के लिए वर्क करते हैं, मूवमेंट के लिए वर्क करते हैं सेल की, और सराउंडिंग फ्लूइड, और फ्लूइड को सराउंड करते हैं, साइटोप्लाज्म को सराउंड करते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं वो कंपैरेटिवली जिससे लार्जर होते हैं, टेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मैंने बताया ना बैक्टीरिया में ऐसे ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। जैसे मछली होती है ना, मछली ऐसे ऐसे चलती है, बस ऐसे बैक्टीरिया भी होता है, वो ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करना हो, कुछ करना हो। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेस फ्लैजिला। प्रोकैरियोट्स के बाद भी फ्लैजिला होता है, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला। लेकिन ये जो होते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजिला से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास 9+2 माइक्रोसीलियल अरेंजमेंट होती है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम एंड फ्लैजिला शो दैट दे, उनके पास एक्जिनोम होते हैं, कोर होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसके अंदर ये है ना एक्जिनोम, ये हम देख सकते हैं। इनके पास एक नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबल्स होते हैं रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। इनके पास माइक्रोट्यूबल्स होते हैं। द एक्जिनोम यूजुअली हैज 9 पेयर्स ऑफ डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स। आप ये देख सकते हो कि ये बाहर की तरफ जो जो आपको दिख रहे हैं ना, ये माइक्रोट्यूबल्स हैं। ये देखो डबलेट पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स जो 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। और ये जिसके अंदर है वो 2 इन पेयर होते हैं, मतलब कि ये एक इसका पेयर है जिसे हम बोलते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये पेरिफेरल डबलेट हो गया माइक्रोट्यूबल्स, ये इसके बीच के सेंट्रल शीथ है, ये इसे बोलते हैं रेडियल स्पोक, इसे बोलते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूबल। ये इसके बीच के जो होते हैं उसे सेंट्रल माइक्रोट्यूबल बोलते हैं। इसका एक पेयर होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अरेंजमेंट को हम बोलेंगे 9+2 माइक्रोसीलियर अरेंजमेंट। इस पूरे के पूरे सेल के अंदर 9+2 माइक्रोसीलियर अरेंजमेंट है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड ऑल्सो एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ। जो सेंट्रल ब्रिजेस होते हैं, ये देखो आप यहाँ देखोगे, इसमें इंटर डबलेट ब्रिजेस, ये जो ब्रिजेस हैं इसके, ये जो भी दो ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ये क्या हैं, ब्रिजेस हैं। और ये सेंट्रल शीथ से कवर्ड है। ये देखो सेंट्रल शीथ ये रही रेड कलर की, ये इससे प्रोटेक्टेड है, विच इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूबल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक। जो रेडियल स्पोक है ना, ये रेडियल स्पोक इस सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड है, और ये जो ब्रिज है वो इन दो को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन दो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स को कनेक्ट कर रहे हैं। आप डायग्राम से समझ सकते हो सारा। 9 रेडियल स्पोक्स हैं, 9 माइक्रोट्यूबल्स होंगे तो 9 रेडियल स्पोक्स होंगे, ठीक है। द पेरिफेरल डबलेट ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। जो पेरिफेरल डबलेट होते हैं वो लिंकर्स से भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लिंकर्स मतलब ये बीच के जो लिंकर्स होते हैं ये, ठीक है, सर्कल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये लिंकर्स हैं। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज। जो सीलियम और फ्लैजिला होते हैं वो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से फॉर्म होते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेसल बॉडीज़। बेसल बॉडी मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो कि सेंट्रियल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सेंट्रियल स्ट्रक्चर में जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सीलिया फ्लैजिला भी उससे ही मर्ज होते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूबल सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, और एक ग्लोबुलर यूनिट फॉर्म करती है ट्यूबुलिन की। द आर्म ऑफ माइक्रोट्यूबल्स कंटेन अ प्रोटीन डाइनिन। जो आर्म होती है माइक्रोट्यूबल्स की वो डाइनिन फॉर्म करती है। द इंटर डबलेट लिंक्स आर मेड ऑफ प्रोटीन नेक्सिन। और जो इंटर डबलेट लिंक्स होती है वो प्रोटीन नेक्सिन से बनी होती है, ठीक है। जो इंटर डबलेट लिंक्स हैं इनके बीच के इंटर डबलेट माइक्रोट्यूबल्स जो हैं वो नेक्सिन से बनी होती है। नेक्सिन प्रोटीन का नाम है। हम अपने लास्ट टॉपिक पे जंप करेंगे, सेकंड लास्ट टॉपिक पे, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम जो है वो ऐसे ऑर्गेनली हैं जिनके पास 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। द सेंट्रियोल अकर इन नियरली ऑफ ऑल एनिमल सेल। सेंट्रियोल होते हैं वो सारे के सारे एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और जितने भी मोटाइल यानी कि मूविंग प्लांट सेल्स होते हैं वो उनमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम जू स्पोर्ट्स की बात करें एल्गी में, स्पर्म सेल्स की बात करें फर्न्स में, और मोटाइल एल्गी की बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन आते हैं, दे आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कुछ जाता है ये। दे आर सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ साइटोसोम lie perpendicular to each other in which each has an option organization like the cartwheel। ये बिल्कुल कार्टव्हील जैसे होते हैं। इनके पास क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कार्टव्हील जैसे फॉर्म करते हैं। साइट्रोज जो होते हैं सेंट्रियोल्स वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये 9 होते हैं स्पेस्ड पेरिफेरल रेडियल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन मटेरियल। ये 9 होते हैं, इवन स्प्रेड होते हैं पेरिफेरल फिब्रिल्स की तरह ट्यूबुलिन प्रोटीन में। मतलब ये समझने जैसे टॉपिक है बस। 9 नंबर होते हैं। पेरिफेरल फिब्रिल जो होते हैं वो ट्रिपलेट होती हैं। जो एडजेसेंट ट्रिपलेट्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। जो सेंट्रल पार्ट होते हैं वो प्रॉक्सिमल रीजन पे होते हैं, यानी कि ऊपरले रीजन पे होते हैं। एंड इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस एंड आर कॉल्ड हब। और ये प्रोटीनेशियस होते हैं जिन्हें हम हब बोलते हैं।
विच इज़ कनेक्टेड विद द ट्यूबल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट, जो कि ट्रिपलेट से कनेक्टेड होते हैं बाय रेडियल स्पोक मेड ऑफ प्रोटीन। और ये जो रेडियल स्पोक्स होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। आप उसके ऊपर डायग्राम में देख सकते हो, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। द सेंट्रियल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, जो सेंट्रियल्स होते हैं वो सीलिया एंड फ्लैजिला की सेंट्रल बॉडी यानी कि बेसल बॉडी को फॉर्म करने में मदद करते हैं। एंड स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं, दैट गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, जो कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ी होगी तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या बोल। लास्ट टॉपिक पे जंप करेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है? एज अ सेल ऑर्गेनेल, जिसे रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। इसको स्टेन किया था सबसे पहले बेसिक डाई से क्रोमेटिन की, फ्लेमिंग ने। ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली है बाय विद डबल मेम्ब्रेन एंड कैरी ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और इसी के बाद इसे जेनेटिक हाउस भी बोलते हैं सेल का, जिसके बाद जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन होती है। इसके प्लूरल फॉर्म को हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, जो एक या एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो, वैसे तो एक ही प्रेजेंट होता है। इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ ऑल सेल विच इज नॉट डिवाइजिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। इसके अंदर जो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक फॉर्म्स होती हैं उसे बोलते हैं क्रोमेटिन, जो जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इसके अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है जिसे हम न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं। और एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे हम न्यूक्लियोलाई बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं जिसे हम स्फेरिकल बॉडी, जो आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करती है। द न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विद अ स्पेस बिटवीन 10 to 15 पेरीन्यूक्लियर स्पेस। मतलब कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है, जो अंदर और बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है ना, तो अंदर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो वो होता है ना स्पेस होता है, उसे बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए एक बैरियर फॉर्म करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए बैरियर नहीं फॉर्म करती, वो जो ये है ना इनर मेम्ब्रेन, वो ना बाकी जो सब्सटेंसेस हैं उनको बहुत परमिएबिलिटी से अंदर बाहर होने की परमिशन देती है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा इजीली अंदर बाहर हो सके, क्योंकि वो सेलेक्टिवली परमिएबल है ना, तो वो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन को ही जाने देगी, सिलेक्टिव प्रोटीन्स को या फिर सिलेक्टिव पर्टिकुलर और वो मटेरियल को जाने देगी अंदर बाहर। लेकिन अगर हम बात करें वो आउटर मेम्ब्रेन की, तो वो कॉन्टीन्यूस है और आगे जाके वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्सटेंड हो जाती है। फिर वो आगे जाके राइबोसोम की फॉर्मेशन करती है। एट नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे माइन्यूट पोर्स होते हैं, फ्यूजन होती है 2 मेम्ब्रेन्स की। न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं वो पैसेज शो करते हैं मूवमेंट ऑफ आरएनए की और प्रोटीन की, यही सब है इसमें। जैसे एग्जांपल, देयर इज ओनली 1 न्यूक्लियस पर सेल, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, बट अगर 2 भी पाए जाए तो उसे हम बोलते हैं बाई न्यूक्लियट। जैसे एग्जांपल है पैरामीशियम, इसके अंदर 2 होते हैं। और कुछ मल्टी न्यूक्लियट भी होते हैं, जिसके एग्जांपल है फंगस और एल्गी, जो मल्टी न्यूक्लियर होते हैं। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, कुछ मैच्योर सेल्स होते हैं जो न्यूक्लियस लैक करते हैं, जो जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका एग्जांपल है एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब्स ऑफ वेसिकुलर सेल्स। ठीक है, कुछ ऐसे एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स और जो सीव ट्यूब्स, इनके पास ये न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियर प्लाज्म जिसे हम कहते हैं, उनके पास न्यूक्लियोलस जो क्रोमेटिन होता है, जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। न्यूक्लियराई यानी कि न्यूक्लियोलस का साइंटिफिक वो न्यूक्लियोलस का प्लूरल फॉर्म न्यूक्लियाई, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसके बाद न्यूक्लियर प्लाज्म होता है और आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। और उसके बाद रेस्ट, न्यूक्लियर प्लाज्म जो है वो रेस्ट में होता है, पूरा मतलब फैला हुआ होता है। साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस होती है न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियोलस। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लिया प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जो ये होता है ना सेल न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करते हैं, टेक प्लेस करते हैं। इंटरफेस की अगर हम बात करें तो लूज डिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स का, जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके पास। बट डिफरेंट सेल डिविजन्स पे ये क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होती है क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन के पास डीएनए होता है यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसका जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। इसे हम एक और चैप्टर में कवर करेंगे अभी। सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स, कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन्स होते हैं। प्रोटीन मतलब इसके पास बेसिक नेचर होता है। बेसिक मतलब वो वाला बेसिक नहीं कि बेसिकली वाला नहीं, बेसिक मतलब कि एसिडिक बेसिक वाला, कि बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर। और वो क्यों होता है, क्योंकि इसके पास लाइसिन और आर्जिनिन होता है, जिसकी वजह से वो इसे बेसिक नेचर प्रोवाइड करते हैं। और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटीन होता है। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो आरएनए, और इनके पास कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं और आरएनए भी होते हैं। ह्यूमन सेल के पास 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, जो 46 क्रोमोसोम से वो बाउंड होता है।
एवरी क्रोमोसोम के पास एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन साइट या फिर सेंट्रोमियर होता है जिस पे वो शुरू होता है। मतलब कि ये जो आप बीच में सर्कल देख रहे हो ना, ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर जहाँ पे शुरू होता है। ऐसे ऊपर वाली शॉर्ट आर्म्स होती है, नीचे वाली लॉन्ग आर्म होती है, बट ये सब मेटासेंट्रिक में इक्वल हो जाती है। और मेटासेंट्रिक में तो और भी, मतलब मेटासेंट्रिक में इक्वल होती है, सब मेटासेंट्रिक में थोड़ी सी छोटी हो जाती है, एक्टोसेंट्रिक में और भी छोटी हो जाती है, और टीलोसेंट्रिक में तो बिल्कुल ही छोटी हो जाती है, मतलब बस्ती नहीं उसमें तो। ठीक है, इनके पास कोई डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं साइड्स में, उसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोमियर्स होल्ड करते हैं 2 क्रोमेटिड्स को ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमेटिड मतलब इसे बोलते हैं, ये जो 2 आर्म्स है ना, इन क्रोमेटिड्स बोलते हैं, और इन क्रोमेटिड्स को सेंट्रोमियर होल्ड करके रखता है। टीलोसेंट्रिक की अगर हम बात करें, थोड़ा से रह गए। टीलोसेंट्रिक की अगर हम बात करें, सेंट्रोमियर टर्मिनल इन द एरिया ऑफ टीलोमियर, मतलब टीलोसेंट्रिक में क्या है, सेंट्रोमियर एरिया जो है वो टर्मिनल हो जाता है, फिनिश हो जाता है टीलोमियर से। टीलोमियर मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है टीलोमियर, इसे बोलते हैं टीलोमियर। जो एंड पार्ट होता है, जिस पे जो शॉर्ट आर्म होती है, यानी कि सैटेलाइट का जो बिलो पार्ट होता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं टीलोमियर। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक की अगर हम बात करें, सेंट्रोमियर जो है वो इनर सिचुएटेड होता है टू टीलोमियर, यानी कि ये है, ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है ना, ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये इसे बोलते हैं टीलोमियर। तो इसके इनर पार्ट में प्रेजेंट है ना वो, इसके इनर सिचुएटेड इनर टू द टीलोमियर, यानी कि इसके पास है ना प्रेजेंट, इसके करीब भी है, तो सिचुएटेड इनर टू द टीलोमियर। सब मेटासेंट्रिक की बात करें, सेंट्रोमियर अकर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। अगर हम सब मेटासेंट्रिक की बात करें, जो सेंट्रोमियर है वो उससे थोड़ा सा मिडल में प्रेजेंट होते हैं। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा मिडल में होते हैं, लेकिन मेटासेंट्रिक में बिल्कुल मिडल में होते हैं, यानी कि बिल्कुल ही मिडल में होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। समटाइम्स द फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। समटाइम्स क्या होता है यहाँ पे ना, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती हैं, मतलब कि नॉन स्टेनिंग, यहाँ पे स्टेन नहीं होती, और एक फिनिशिंग्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं सैटेलाइट्स, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का बैकअप होता है। टीलोमियर के अंदर भी होता है और सैटेलाइट्स के अंदर भी बैकअप होता है। क्रोमेटिन अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के नाम से होता है। हेटेरोक्रोमेटिन मतलब ऐसा धागा जो उलझा हुआ है और ये इनएक्टिव होता है, डार्कली स्टेन्ड होता है। ऐसी पतंग उड़ा रहे हो जिसमें जो मांझा है वो बिल्कुल फंस चुका है, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, अब पतंग उड़ाने में मज़ा नहीं आएगा। इसका मतलब ये इनएक्टिव है, डार्कली स्टेन्ड है और हाईली कंडेंस्ड है रीजन ऑफ क्रोमोसोम विद टाइटली पैक्ड डीएनए। यू क्रोमेटिन मतलब बिल्कुल सुलझा हुआ मांझा है, पतंग बिल्कुल मज़े से उड़ेगी। वैसे यू क्रोमेटिन एक ऐसा जेनेटिकली एक्टिव, लाइटली स्टेन्ड एंड रिच इन लूजली पैक्ड डीएनए है, जो ट्रांसक्रिप्शन में हम यू क्रोमेटिन को यूज़ करते हैं। और फाइनली अगर हम बात करें प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, प्लांट सेल के पास सेल्वोल, प्लास्टिडोल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, डेटा एब्सेंट इन एनिमल सेल के पास सेंट्रोज होते हैं। एंड हियर विद द ऑब्वियस टॉपिक। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जो करना। बहुत ज़्यादा हो गया, आप भी काफ़ी टाइम से सुन रहे हो और मैं भी काफ़ी देर से बोले जा रहा हूँ। अब आप भी थोड़ा सा पानी पी लो और मैं भी थोड़ा सा पानी पीता हूँ। ये देखो, फाइनली सेल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, फाइनली सेल कुछ ऐसा दिखता है। ये है हमारा प्लांट सेल और ये है हमारा एनिमल सेल, जिसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोविलाई है। आप इसे थोड़ा पोज करके अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, ये लो, आप इसे थोड़ा पोज करके जूम करके देख लेना। मैं इसका थंबनेल भी लगाऊंगा तो आप उसमें भी चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, कमेंट। टिल देन मिलेंगे किसी नई वीडियो में एक नई एनर्जी और उत्साह के साथ। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टार्ट करो। इतनी खुशी मुझे